क्या पढ़ा था? हमने सक्सेशन देखा था। आप याद करिए हमने सक्सेशन में क्या देखा था? हमने पिरामिड भी देखा था। सभी को अच्छे से याद है हमने कौन कौन से पिरामिड देखे थे? एक बार जरा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताना, हमने बात करी थी, मैंने इस तरीके से बनाया था ना, हमने बोला था पिरामिड। क्या बनाया था आप मुझे बताओ जरा? पिरामिड। तो पिरामिड का आप मुझे बताना, हमने बोला था पिरामिड ऑफ नंबर, और दूसरी तरफ हमने क्या बोला था? पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या बोला था आप मुझे बताओ जरा? पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपराइट, एक होता है इन्वर्टेड। एक होता है अपराइट, एक होता है इन्वर्टेड। सभी को समझ में आ गया? ये हमने देखा था। याद करने का तरीका हमने क्या देखा था आप मुझे बताना जरा? जी, जी, पी, दूसरे में डाल देंगे पी, और बीच में आप मुझे बताइए दोनों में क्या आ गया था? ट्री। सभी को क्लियर हो गया? दोनों में क्या आ गया था? ट्री। तो आपको सभी को ये बन जाएगा, याद है? फिर हमने फॉरेस्ट का देखा था। फिर हमने किसका देखा था आप मुझे बताओ जरा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का देखा था। फॉरेस्ट इकोसिस्टम याद आ रहा है? किसकी बात करी थी हमने? फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप मुझे बताना जरा, हमने क्या देखा था? पिरामिड ऑफ नंबर, और हमने क्या बोला था? पिरामिड ऑफ बायोमास। बताओ जरा। बायोमास तो आप मुझे बताओ इसमें कैसा होता है? अपराइट ही होता है, क्योंकि ट्री से ज्यादा वेट किसका हो सकता है? उसके बाद आप मुझे बताओ, बट जो नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर क्या होता है? ट्री का नंबर कम होता है। समझ में आ गया? ट्री का नंबर क्या होता है? हर्बीवोरस से। तो इस तरीके से यहां पर मिलता है। याद रखना, सबसे ज्यादा बायोमास, मैक्सिमम बायोमास इज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सभी को समझ में आ गया? हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बायोमास। बताओ जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम बायोमास प्रेजेंट इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम समझ में आ गया? किसमें प्रेजेंट होता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। सब हमने देख लिया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पूरा क्लियर हो गया। फिर हमने सक्सेशन देखा था। फिर हमने क्या देखा था आप मुझे बताओ जरा? सक्सेशन देखा था। और सक्सेशन में आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? सक्सेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सक्सेशन की बात कर रहे हैं। सक्सेशन हमने दो टाइप का देखा था। एक हमने बोला था प्राइमरी सक्सेशन। क्या देखा था आप मुझे बताओ जरा? एक हमने बोला था प्राइमरी सक्सेशन। एक आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था? सेकेंडरी सक्सेशन। एक हमने क्या बोला था? सेकेंडरी सक्सेशन। सभी को समझ में आ गया? एक हमने क्या बोला था? सेकेंडरी। अब देखो, जहां पर पहले सॉइल प्रेजेंट है, सेकेंडरी सक्सेशन मतलब जहां पर पहले सॉइल प्रेजेंट थी। क्लियर हो गया? और प्राइमरी सक्सेशन जहां पर सॉइल जो है वो क्या थी? एब्सेंट थी। क्लियर हो गया? यहां पर स्पीसीज एब्सेंट थी। स्पीसीज क्या थी आप मुझे बताइए जरा? एब्सेंट थी। यहां पर पहले स्पीसीज प्रेजेंट हो सकती हैं, स्पीसीज एग्जिस्टेड। समझ में आ गया? पहले एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताना जरा? सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा स्लो। आप मुझे बताना सेकेंडरी सक्सेशन कैसा होता है? बहुत ही फास्ट होता है। सेकेंडरी सक्सेशन कैसा होता है? काफी ज्यादा फास्ट होता है। क्लियर हो गया? प्राइमरी सक्सेशन में फिर हमने देखा था मान लो ड्राई एरिया है और दूसरी तरफ आप मुझे बताना वेट एरिया है। ये दोनों ही मीडियम कंडीशन में आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? मीजिक कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे बताना जरा? दिस इज कॉल्ड एज मीजिक कंडीशन। बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज मीजिक कंडीशन। सभी को क्लियर हो गया? और यहां पर जो सक्सेशन हो रहा था, इस सक्सेशन को हमने क्या बोला था? दिस सक्सेशन इज कॉल्ड एज ज़ेरार्च सक्सेशन। क्या बोला था हमने इसको? ज़ेरार्च। इसको हमने क्या बोला था? हाइड्रार्च। क्या बोला था हमने? हाइड्रार्च। अब आप मुझे बताओ जरा, इसकी पाइनियर स्पीसीज कौन थी? बताओ जरा, इसकी पाइनियर स्पीसीज कौन हो जाएगी? लाइकन्स। कौन हो जाएगी? लाइकन्स। क्लियर है? समझ में आ गया? यदि लाइकन्स एंड मॉसेस दिया हुआ है तो वो ऑप्शन जाएगा। यदि अकेला लाइकन्स और सेकंड ऑप्शन में मॉसेस दिया है तो लाइकन्स जाएगा। समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा आप इस तरीके से देखना। यहां पर हम बात करते हैं पाइनियर स्पीसीज। पाइनियर स्पीसीज इन ज़ेरार्च सक्सेशन। किसकी बात कर रहे हैं? ज़ेरार्च सक्सेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना, ऑप्शन में है सबसे पहले है लाइकन्स, सेकंड ऑप्शन में है मॉसेस, थर्ड ऑप्शन में है ग्रासेस और फोर्थ ऑप्शन में है श्रब। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, यहां पर ऑप्शन है लाइकन एंड मॉसेस, सेकंड ऑप्शन में है मॉसेस एंड ग्रासेस, थर्ड ऑप्शन में है लाइकन्स एंड ग्रासेस और फोर्थ ऑप्शन में आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ग्रासेस एंड ट्री। तो बताओ जरा क्या आंसर जाएगा?
फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्या आंसर जाएगा? आप बोलिए, इसमें आंसर जाएगा ये, इसमें आंसर जाएगा ये। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया, लाइकन से दिया हुआ, मोसेस दिया हुआ है तो ये प्रेफर किया जाएगा, लेकिन दोनों साथ में दिए हुए हैं, ग्रुप में दिए हुए हैं तो ये ऑप्शन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको इस बात को ध्यान रखना है। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं। चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट। हाँ, पहले फिर आप मुझे बताओ, फिर हमने किसकी बात करी थी? हाइड्रा सक्सेशन। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन के बाद डूबने वाले, सबमर्ज, उसके बाद तैरने वाले, उसके बाद आप मुझे बताओ कौन आएगा? रीड स्वैम्प। रीड स्वैम्प जस्ट निकल के बाहर आते हैं, और उसके बाद मार्श मेडो और ज्यादा बाहर आ जाते हैं, और फिर लास्ट में क्या आ जाती है? श्रब स्टेज आ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया। वी हैव स्टडीड इन द क्लास 11 दैट अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है। देखो, स्टैंडिंग स्टेट मैंने आपको बता दिया, अमाउंट ऑफ बायोमास। मैंने आपको स्टैंडिंग स्टेट ऑलरेडी बता दिया था कि कितना सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। आप देखो जरा, हम क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। किसकी बात करेंगे? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो, एस फॉर सॉइल, एस फॉर स्टेट, मैंने आपको बताया था ना, एस फॉर सॉइल, एस फॉर स्टेट। क्लियर हो गया? एस फॉर सॉइल, एस फॉर स्टेट। तो आप मुझे बताना जरा, सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं? सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा, एट पर्टिकुलर टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर हो गया? इट वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम, हर जगह अलग अलग होगा भाई, डेजर्ट में अलग होगा। फिर हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अप्रिशिएट दैट न्यूट्रिएंट व्हिच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, रादर दे आर रिसाइकल्ड टाइम एंड अगेन इंडेफिनिटली। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट through the various component of ecosystem is called nutrient cycling. Another name of nutrient cycling is biochemical cycling. समझ में आ गया? इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बताना जरा जल्दी से। बायोकेमिकल साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइकिल आर ऑफ टू टाइप, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। हो, देखो कितना आसान है, याद रखना। एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सल्फर। याद रहेगा? बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? एस फॉर सल्फर। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? एस फॉर सल्फर। और सल्फर का भाई कौन? फॉस्फोरस। सल्फर एंड फॉस्फोरस। क्लियर हो गया? तो इनमें दो में सेडिमेंट्री होता है। सेडिमेंट्री मतलब रॉक्स, मिट्टी, सॉइल, ये इन्वॉल्व होती है, और एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व नहीं होता। गैसेस में ये गैसेस फॉर्म में रिलीज होती है, जैसे CO2, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी साइकिल गैसेस फॉर्म में होती है कि नहीं होती? जैसे आप मुझे बताओ, CO2 को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसने फोटोसिंथेसिस करी, फोटोसिंथेसिस करने के बाद में क्या होगा? वो उसको फिक्स कर लेगा, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी भी फिक्स कर लेगा, और वो कार्बन को किसमें बना लिया? कार्बोहाइड्रेट। अब उसको खुद भी यूटिलाइज करेगा, एनिमल भी यूटिलाइज करेंगे, सारे के सारे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस सभी यूटिलाइज करेंगे। अब जब उनकी डेथ आ जाएगी तो डिकम्पोजर्स नीचे आ जाएंगे। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या ये जो डेट्रीवोर जो लाइफ साइकिल होते हैं, जो DFC होती है, समझ में आ गया, डेट्राइटस फूड चेन, क्या इसमें ट्रॉफिक लेवल फिक्स होते हैं? नहीं होते इसमें ट्रॉफिक लेवल फिक्स। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़ जाएं। चलो, अब आप मुझे बताना, CO2 इन एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? CO2 इन एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। ये देखो, इसको कौन कौन यूज कर सकता है? फोटोसिंथेसिस में देखो यूज कर रहे हैं। किस में यूज कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं। यहां पर आप देखो जरा, ये जो है ये प्लांट वाले ये भी यूज कर रहे हैं, और फिर डिके होके नीचे चले जाएंगे सेडिमेंट के फॉर्म में। अब यहां से आप देखो जरा, या तो इसका क्या हो जाएगा? डेट्राइटस हो जाएगा, या फिर ये इसको खा लेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, ये किस में आ जाएगा? मान लो ऑयल गैसेस वगैरह इससे बन जाएगा, और यहां से आप देखो कोल वगैरह सब बन जाएगा, और वापस इसको जलाएंगे तो CO2 वापस रिलीज हो जाएगी। छोटी क्लास में पढ़ते आए थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे बताने की जरूरत है। क्लियर हो गया? ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? आगे आ जाए। ये कार्बन साइकिल, द रिजर्वायर ऑफ गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल exist in the atmosphere and the sedimentary cycle sulfur and phosphorus. The reservoir is located in the earth crust. याद रखना, इसका रिजर्वायर क्या होगा? अर्थ क्रस्ट। सेडिमेंट्री का कहां पर होता है? मुझे बताओ जरा, कितना सिंपल है। एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सॉइल। इसका रिजर्वायर कहां होता है? अर्थ क्रस्ट पे होता है। और आप मुझे बताना, गैसेस का कहां पर हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। कहां पर हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। कहां पर हो जाएगा? एटमॉस्फेयर पर हो जाएगा। क्लियर हो गया? The reservoir is located. Environmental factors, soil, moisture, pH, temperature regulate the rate of release of nutrient. How? अजीब सा स्टेटमेंट लग रहा है। अरे भाई याद करो, डिकम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स, और यही डिकम्पोजर्स तो इन सभी से प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको निकाल के सॉइल में लाएंगे, तभी तो आप मुझे बताओ साइकिल कंप्लीट होगी। तो डिकम्पोजिशन के थ्रू ही साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, यहां पर डिकम्पोजिशन इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो साइक्लिंग भी इस सब पे डिपेंड करेगी। समझ में आ गया? अब आ जाओ,
टू मीट विद द डेफिसिट विच अकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स, जो आ गया जो चला गया। यू हैव मेड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन, नाइट्रोजन साइकिल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है ना भाई। नाइट्रोजन को सबसे पहले क्या किया, फिक्स किया। नाइट्रोजन को क्या किया, सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद में आप मुझे बताओ वो जो नाइट्रोजन थी वो अमोनिया के फॉर्म में आ गई सॉइल में। सॉइल में अब वो क्या होगी, टॉक्सिक होगी, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी। अब नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगी, नाइट्रेट फिर नाइट्राइट फिर अमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर वहां पे किसमें यूटिलाइज होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ग्लूटामिक एसिड बनेगा। फिर आप मुझे बताओ ट्रांसअमीनेशन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर आप मुझे बताना अब वो सारी चीजें यूटिलाइज होती जाएंगी और दूसरे दूसरे अमीनो एसिड बनेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल था। अब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो जो अमोनिया, जो नाइट्रोजन उसके अंदर था वो वापस सॉइल में आ जाएगा अमोनिफिकेशन से, और जो नाइट्रेट सॉइल में अवेलेबल था वो डीनाइट्रिफिकेशन से वापस भेज देगा। तो नाइट्रोजन साइकिल याद है ना, इसमें एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया। When you study the composition of organism, carbon constitute 49% of the dry weight। हमारी बॉडी का आप मुझे बताओ किसी भी चीज को जला दो, किसी भी चीज को जला दो, क्या मिलता है, कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन ड्राई वेट है, वो 49% अवेलेबल है ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नेक्स्ट टू वाटर। इफ वी look at the total quantity of global carbon, we find that 71% of carbon is found dissolved in the ocean। टोटल कार्बन का 71% जो है वो ओशियन में डिसॉल्व है। समझ में आ गया, किसमें डिसॉल्व है, 71% किसमें डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन द ओशियन। समझ में आ गया। क्यों, आप मुझे बताओ CO2 वाटर के साथ में मिक्स हो जाती कि नहीं हो जाती, क्लियर है, धीरे धीरे मिक्स होगी कि नहीं होगी, थोड़ी बहुत मिक्स हो जाएगी। द ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया, ओशियनिक रिजर्वायर regulate the amount of carbon dioxide in the atmosphere। Do you know that the atmosphere only contain about 1% of the total global carbon? केवल 1% टोटल ग्लोबल कार्बन का एटमॉस्फेयर में होता है। सभी को समझ में आ गया, आगे आ जाओ। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। तो आप मुझे बताना, रिजर्वायर ऑफ कार्बन की यदि बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्वायर ऑफ कार्बन। रिजर्वायर ऑफ कार्बन, तो ग्लोबल कार्बन का आप मुझे बताना 71% जो है वो कहां पर है, ओशियन। समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताना, एक कलर दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ 71% कहां पर प्रेजेंट है, इसमें चलो दूसरे कलर से इसको लिख देता हूं, ये कलर तो आपको दिखाई देता है। 71% आप मुझे बताओ कहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ओशियन। कहां पे प्रेजेंट है, ओशियन में प्रेजेंट है। फिर आप मुझे बताना जरा 1% कहां पे प्रेजेंट है, और हमने परसेंटेज देखे थे कि नहीं देखे थे, बताओ जरा। और हमने कहां पर देखा था, 1% कहां पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर। कहां पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ, और कहां पे प्रेजेंट है, इन फॉसिल फ्यूल। और कहां पे प्रेजेंट है, फॉसिल फ्यूल। तो ये कार्बन के रिजर्वायर हो गए। किसके रिजर्वायर हो गए, दे आर द रिजर्वायर ऑफ कार्बन। बच जाएगा, बताओ जल्दी से। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट। यहां पर ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, ये बना दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 4 × 10⁻13 kg है। देखो अब कहां से क्वेश्चन आता है वो आप समझ लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझ में आ गया, इस पार्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब केवल एक ही चीज बच चुकी है जहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है इस साल, वो मैं आपको बताता हूं कहां से। कार्बन इज फिक्स एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज, सब आपको मालूम है। Decomposers also contribute substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land and ocean, ये आपको मालूम है। Some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation। कहां से हो जाता है, इससे रिमूव हो जाता है, सेडिमेंट से। कैसे, आप मुझे बताना। मैंने आपको डायटम्स पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डायटम्स पढ़ाया था। तो डायटम्स आप मुझे बताना, डायटम्स क्या करते हैं, अपने साथ में CO2 ले जाते हैं और फिर मर जाते हैं, तो अपने साथ में कार्बन नीचे लेके चले गए, तो वो कार्बन अवेलेबल है, अनअवेलेबल हो गई, अनअवेलेबल। जैसे आप मुझे बताओ कि भाई कोई सोना, कोई शिप था, कोई जहाज था, उसमें सोना था, वो डूब गया। तो अब यदि आप मुझे बताओ, यदि वो डूब गया तो इसका मतलब जो है वो सोना तो वर्ल्ड के सर्कुलेशन से बाहर हो गया ना, वो हमारे काम का बचा क्या, नहीं बचा वो हमारे काम का। तो इसी तरीके से क्या ये CO2 काम की बची, नहीं। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिव एंड एडिशनल सोर्स फॉर रिलीजिंग CO2 in the atmosphere। Human activities has significantly influenced the carbon cycle।
डिफॉरेस्टेशन सब आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रीन हाउस कुछ भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस साइकिल। किसकी बात कर रहे हैं? फॉस्फोरस साइकिल। पहले मैं आपको फॉस्फोरस साइकिल समझाता हूं, उसके बाद आप आगे देखोगे। समझ में आ गया? मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मैं बना देता हूं रॉक बना देता हूं। ये मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज रॉक। समझ में आ गया? क्या बना दिया यहां पर मैंने? रॉक्स बना दिए। क्या बना दिए जल्दी से आप मुझे बताओ? दीज आर रॉक्स। इस रॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। समझ में आ गया? किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रॉक्स है, रॉक्स में आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को ये चीज समझ में आ गई? अब क्या होगी इसकी वेदरिंग? क्या होगी आप मुझे बताओ जरा? वेदरिंग मतलब ये रॉक्स टूटेंगी, क्या होगी आप मुझे बताइए? इसकी वेदरिंग होगी। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा जल्दी से। यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? वेदरिंग। ये मैंने क्या बना दी यहां पर? वेदरिंग। क्या बना दी जल्दी से आप मुझे बताइए? वेदरिंग। अब जब वेदरिंग होगी मतलब ये टूटेंगे, तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो फॉस्फेट है वो निकल के ऐसे आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहां पर क्या प्रेजेंट है? सॉइल में आ गया। यहां पर क्या प्रेजेंट है? सॉइल प्लस वाटर। क्या प्रेजेंट है? सॉइल प्लस वाटर। सॉइल में वाटर प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज सॉइल सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज सॉइल सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉइल सॉल्यूशन। ये आ गया यहां पर। ये क्या है? दिस इज अ फॉस्फोरस। बताओ ये क्या है? फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की जरूरत किस लिए? भैया एटीपी में चाहिए। आप मुझे बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, उसके बाद में आप मुझे बताओ एटीपी उससे बना होता है, एनएडीपीएच उससे बना होता है, एनएडीपीएच में फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोटाइड में भी फॉस्फेट होता है, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। तो ये क्लियर हो गया। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉइल सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल सॉल्यूशन। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया? फॉस्फेट। ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्या होगा? यहां से इस फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट। समझ में आ गया? इस फॉस्फेट को अब एब्जॉर्ब कौन करेगा आप मुझे बताना जरा? अब एब्जॉर्ब कौन करेगा? यहां पर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा आप मुझे बताओ जरा? यहां पर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन। बाय द हेल्प ऑफ माइकोराइजा। समझ में आ गया? यदि माइकोराइजा ना होना तो लाइफ ही सर्वाइव ना कर पाए। ये क्या हो जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ माइकोराइजा। ये जो फॉस्फोरस है आप मुझे बताना जरा, ये फॉस्फोरस चले जाएंगे अंदर। कहां चले जाएंगे आप मुझे बताना? फॉस्फोरस चला जाएगा इसमें अंदर। क्लियर हो गया? फॉस्फोरस को यूटिलाइज करेंगे, बाकी सारी चीजें बनाएंगे। अब इस प्लांट से वो फॉस्फोरस कहां पर जाएगा? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस से कहां जाएगा? कार्निवोरस। कार्निवोरस से कहां जाएगा? टॉप कार्निवोरस। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप मुझे बताना, अब प्लांट की मान लो डेथ हो गई। प्लांट की क्या हो गई? सपोज करो प्लांट की क्या हो गई? डेथ। यहां पर मैं बना देता हूं प्लांट की हो गई डेथ। समझ में आ गया? इसकी भी क्या हो गई आप मुझे बताओ? डेथ। इसकी भी क्या हो गई? डेथ। समझ में आ गया? इसकी भी आप मुझे बताओ क्या हो गई? डेथ। हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां पर आप मुझे बताना, जब इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, इन ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाएगी? डेथ। यहां पर बना दें इस तरीके से, डेथ। ये मैंने इन सभी की क्या करा दी? डेथ। अब जब डेथ हो जाएगी तो आप मुझे बताओ यहां पर कौन आ जाएंगे? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया आएंगे बताओ जरा जल्दी से? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो होंगे, आप समझना जरा, इसको वापस कहां पर ला देंगे? ये फॉस्फोरस वापस आ गया यहां पर, सॉइल में फॉस्फोरस वापस लौटकर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर जो भी दूसरे प्लांट होंगे उनमें वापस ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से आप देखो, इसमें कहीं पर भी गैसियस रिलीज हुआ क्या? रॉक से चला
रॉक से चला और वापस लौट के आप देखो जरा सॉइल में आया और सॉइल से सॉइल में चल रहा है, तो बस सॉइल में इनपुट करने का काम किसका, रॉक का। बाकी जो है ये साइकिल पूरी चलती जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी कौन सी साइकिल हो जाएगी, दिस इज फॉस्फोरस साइकिल। हर्बीवोरस, ये सब मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। इसमें रेस्पिरेटरी रिलीज इसका बिल्कुल भी फॉस्फोरस का नहीं होता, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। एक एक बात मैंने आपको बता दी। द अदर टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द फॉस्फोरस साइकिल आर फर्स्टली आप मुझे बताओ, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन। रेनफॉल के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में इनपुट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है ही नहीं, जब एटमॉस्फेयर में है ही नहीं तो उसका कैसे इनपुट होगा। सेकेंडली, गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होता, ना ही रेनफॉल से कुछ इनपुट आउटपुट होता है। भाई CO2 का तो हो जाता है, CO2 वाटर में डिसॉल्व होगी तो किसके फॉर्म में आ जाएगी, H2CO3। तो यहां पर आप देखना, ये रॉक से सॉइल सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इससे क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये देखो ये सॉइल सॉल्यूशन बन गया ऐसे। अब आप देखो इससे क्या कर लिया, प्लांट ने इसको अपटेक कर लिया। बताया था मैंने आपको, प्लांट ने अपटेक कर लिया। प्लांट से कौन खाएगा, कंज्यूमर। वही समझ में आ गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, क्लियर हो गया। अब इसकी भी डेथ होगी और आप मुझे बताओ इनकी भी डेथ होगी। समझ में आ गया, इनकी भी डेथ होगी। और जब डेथ होगी तो यहां पर कौन आ जाएंगे, डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स आके क्या कर देंगे, इसको वापस सॉइल में ला देंगे। तो जो चीज सॉइल से चल रही है, आप देखो जरा, जो चीज यहां पर सॉइल से चल रही है वो वापस लौट के कहां पर आ जा रही है, सॉइल में ही आ जा रही है। आप देखो जो चीज सॉइल से चल रही है, आप जरा ध्यान देना, जो चीज सॉइल से चल रही है वो लौट के वापस सॉइल में आ जा रही है। तो आप देखो कहीं से भी जा रही है, सॉइल में लौट के आ जा रही है। चाहे यहां से गई तो यहां से लौट के आप देखो इस तरीके से आ गई। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस साइकिल। कहीं से भी जा रही है, सॉइल में लौट के आ जा रही है। तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल होता है, आप मुझे बताओ। फॉस्फोरस रिलीज करते हो क्या किसी भी फॉर्म में, फॉस्फोरस रिलीज नहीं होता। समझ में आ गया, फॉस्फोरस रिलीज नहीं होता। तो ये आपको बन जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको फॉस्फोरस साइकिल समझ में आ गया, अच्छे से आगे बढ़े। अब आ जाओ, इकोसिस्टम सर्विसेज, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज की। अब देखना, इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या होता है। आप मुझे बताओ, इकोसिस्टम हमको बहुत सारी चीजें मुफ्त में दे रहा है, और मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्री। ये बात मेरी याद रखना, समझ में आ गया। अपनी लाइफ में कभी भी कुछ मुफ्त में एक्सेप्ट मत करना, वो आपके कभी काम नहीं आएगा, वो आपका कोई ना कोई नुकसान जरूर करवाएगा। नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्री, ऑलवेज पे द प्राइस। हमेशा प्राइस को पे करो। अब देखो, इकोसिस्टम से हमने मुफ्त में वो क्या कर लिया, चीजें ले ली। अब यदि आप मुझे बताओ, यदि ऐसा होता कोविड के टाइम में, बताओ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लोग बड़े दूर दूर भी गए हैं और सिलेंडर लेने के लिए, और उसके बाद भी लोगों को नहीं बचा पाए। आप मुझे बताना जरा, अब यदि मान लो ये जो प्लांट है, यदि प्लांट हमको पहले ही प्राइस टैग लगा दिए होते कि आपको इतनी ऑक्सीजन आप यूज कर रहे हो, इतने पैसे दो, मजाले कोई एक पेड़ काट लेता। लेकिन मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आप मुझे बताओ, इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज, ये जो चीजें हैं, इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर डिकम्पोजिशन, फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एस्थेटिक, पॉलिनेशन, ये सारी चीजें, ऑक्सीजन, तो ये सारी चीजें आप मुझे बताओ मुफ्त में मिल रही हैं। सॉइल का बनना, सक्सेशन का होना, सब कुछ क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ जरा, मुफ्त में हो रहा है। सब कुछ कैसा हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हेल्दी इकोसिस्टम और बेस सब हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। समझ में आ गया। और ये सबसे पहले किसने बताया था, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया रिसेंटली। फॉर एग्जांपल, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाई एयर। क्या प्योरीफाई करता है, एयर। उसके बाद वाटर, मिटिगेट ड्रॉट, भाई ड्रॉट को हटाता है, समझ में आ गया। उसके बाद फ्लड, साइकिल, न्यूट्रिएंट, जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडायवर्सिटी, सब आपको मालूम है। कुछ मुझे एक एक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एस्थेटिक, स्पिरिचुअल वैल्यूज, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है प्लांट्स की क्या है। दो वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडायवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट सीम रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडायवर्सिटी शुड कैरी अ hefty प्राइस टैग। मुफ्त में मिल गए, लेकिन यदि उसका प्राइस टैग यदि हम लगाएं,
तो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। इसके ऊपर भी याद रखना क्वेश्चन आ चुका है। इस पूरे टॉपिक में दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो अब बारी जो है वो तीसरे फॉस्फोरस साइकिल की है, या फिर इसने कितना टैग किसके ऊपर लगाया उसकी है। And his colleague very recently tried to put price tag on life support services. Researchers have put an average price tag of US $33 trillion. 33 ट्रिलियन एक साल में। और आपको मैं बता दूं, पूरे के पूरे जितने भी कंट्रीज हैं, 215 216 जो कंट्रीज हैं, उन सभी की एक साल की जो जीडीपी है वो 18 ट्रिलियन है। लेकिन यदि जो हमको इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही है, यदि हम उसकी रीजनेबल प्राइस लगाएं तो उसकी वैल्यू जाएगी $33 ट्रिलियन। कितनी जाएगी? $33 ट्रिलियन। समझ में आ गया? On these fundamental ecosystem services which are largely taken for granted because they are free, क्योंकि ये क्या है? फ्री है। समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या है? फ्री। This is nearly twice the value of global gross national product GNP, which is हो गया out of the total cost of the various ecosystem। आप मुझे बताना, सक्सेशन में सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा? सक्सेशन में सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा था? सॉइल फॉर्मेशन में। तो यहां पर 50% जो वैल्यू दी गई है, समझना जरा, 50% जो वैल्यू दी गई है, 50% टोटल इकोसिस्टम सर्विस की वो किसको दी गई है? वो दी गई है सॉइल फॉर्मेशन को। सबसे ज्यादा महंगा काम जो है वो सॉइल फॉर्मेशन है। आप खुद बना सकते हो क्या? नहीं, एनवायरमेंट में ऑलरेडी बना के दी हुई है। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ 10% किस किस के लिए? रिक्रिएशनल की चीजें बनाना। फिर रिसाइकलिंग। 10% किसके लिए? रिसाइकलिंग एंड रिक्रिएशन। हम क्या बोलेंगे? रिसाइकलिंग एंड रिक्रिएशन। समझ में आ गया? रिक्रिएशन के लिए। फिर आप मुझे बताओ 6% किसके लिए? हैबिटेट के लिए। किसके लिए? 6% फॉर हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉर वाइल्ड लाइफ। पूरा क्लियर हो गया? और यहां पर आप मुझे बताना जरा जल्दी से, इसके ऊपर इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? द कास्ट ऑफ क्लाइमेटिक रेगुलेशन, और इसका कितना हो गया? 6%। क्लाइमेटिक रेगुलेशन और इसका कितना हो जाएगा? 6%। क्लियर हो गया? तो मैं यहां पर एक बार लिख दूं, चलो मैं एक बार लिख देता हूं। बताओ जरा, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, आप मुझे बताओ 50% किसके लिए है? सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? आप मुझे बताओ जरा, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ 10-10%, 10-10%, हम क्या बोल रहे हैं? 10-10% मतलब 10-10% ईच किसका हो जाएगा? रिसाइकलिंग एंड रिक्रिएशन। भाई रिक्रिएशन भैया, वापस पेड़ लगा दिए, अपने आप उग जाते कि नहीं उग जाते? सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम होते हैं ना। रिसाइकलिंग एंड रिक्रिएशन। जंगल आप लगाने गए थे क्या? कि आपके परदादा जी लगाने गए थे? अपने आप थे ना वो, अपने आप फिर से वापस सूख गए थे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? रिक्रिएशनल बोल देते हैं। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना 6-6% ईच, 6-6% ईच। क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर बायो, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ जरा जल्दी से। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इफ एन, अब यहां से आ गया हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मैंने नोट्स को ही एनसीईआरटी का पार्ट बना दिया है। समझ में आ गया? जो नोट्स है ना, उन्हीं को मैंने एनसीईआरटी के बीच में इनपुट कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से रखना। समझ में आ गया? इसको ही आपको पढ़ना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो दुनिया का, आपको यही पढ़ना है। तो यहां पर चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यहां से क्या स्टार्ट हो गया? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन।
समझ में आ गया? ये यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कोई भी नंबर याद नहीं रखना, सब फालतू की बात दी हुई है कि कोई एलियन स्पीसीज आ जाए तो वो देखेगी इतने टाइप के तो ये हैं भाई, 20,000 टाइप की तो क्या है, चींटियां हैं। समझ में आ गया? 3 लाख टाइप की क्या है, बीटल्स हैं। और 28,000 टाइप की मछलियां हैं और 20,000 टाइप के ऑर्किड्स हैं। क्लियर हो गया? एलियंस इतना थोड़ी काम करेगा, आके देखेगा, गिनेगा बैठ के कितने हैं, उसके बाद खाऊंगा। समझ में आ गया? ऐसे थोड़ी करेगा, बट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो मान लो, और इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो नंबर मैं बोलूं बस वही याद रखना है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. क्या इंपॉर्टेंस है सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो इसीलिए ये जो पेज है किसी काम का नहीं है। क्लियर हो गया? दोनों पेज किसी काम के नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है। इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिसिटी। देखो आप मुझे बताओ, एक ही एक टाइप के लोग हो जाएंगे तो होमोजेनिसिटी होगी। आपने एक कलर के सारे कपड़े पहन लिए, मान लो आपने ऊपर भी रेड नीचे भी रेड पहन लिए, बिल्कुल चटक लग रहे हो। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनिसिटी। लेकिन आप मुझे बताओ अलग अलग कलर के पहन लिए, जैसे रणवीर सिंह पहनता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनिसिटी। तो डिफरेंट होना क्या कहलाता है, हेट्रोजेनिसिटी। इसी तरीके से स्पीसीज का अलग अलग होना, इकोसिस्टम का अलग अलग होना और सेम स्पीसीज में अलग अलग होना क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। जैसे आप देखो, जैसे डॉग्स का ही एग्जांपल लो। डॉग्स में आप मुझे बताओ भाई अलग अलग टाइप के होते हैं, डाल्मेशियन होता है। आप देखो सभी एक ही डॉग है, लेकिन आप देखो जरा डॉग की कितनी सारी वैरायटी अवेलेबल है। कोई डाल्मेशियन है, कोई साइबेरियन हस्की है, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई बीगल है, कोई पूडल है, अलग अलग टाइप के, नहीं कोई सेंट बर्नार्ड है। छोटे से छोटे लेके आप देखो, चिहुआ एक छोटा सा होता है, चिहुआ से लेके बड़े से बड़े, बहुत बड़े बड़े तक, बहुत बड़े हाउंड, बड़े बड़े डॉग होते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल वो बहुत ही बड़े बड़े डॉग भी होते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, तिब्बतन मैस्टिफ बहुत बड़ा डॉग होता है, ठीक है। तो अब छोटे से छोटे से देखो, आप बड़े से बड़े, सब क्या है, सेम स्पीसीज है, सब डॉग है, लेकिन उसमें वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि उनमें एलील्स अलग अलग हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलीलिक वेरिएशन। फिर आप मुझे बताओ इसी तरीके से चावल। अब चावल है, जितने भी आप दुनिया में चावल खा लो, सभी को आप साइंटिफिक नेम सबका सेम होगा, सभी सेम स्पीसीज है, लेकिन उसकी 50,000 वैरायटी है। क्यों? ड्यू टू एलीलिक वेरिएशन, क्योंकि उसमें एलील्स अलग अलग है। फिर आप मैंगो बताओ, मैंजीफेरा इंडिका, आप दुनिया के किसी भी आम को खा लो, उसी को मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे, बिकॉज साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल। लेकिन आप मुझे बताओ, आम अल्फांसो मैंगो भी होते हैं, फिर चौसा भी होता है, फिर अलग अलग छोटे वाले भी होते हैं, फिर बड़े वाले भी होते हैं, कलमी आम भी होता है, दशहरी आम भी होता है। तो कितने सारे टाइप के मैंगो हैं, बिकॉज ऑफ एलिलिक वेरिएशन। अब स्पीसीज देखो, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई डॉग है, कोई रैबिट है, अलग अलग है कि नहीं, तो ये स्पीसीज वेरिएशन कहलाएगा। फिर आप मुझे बताओ, इकोसिस्टम भी अलग अलग है, कहीं जंगल है, कहीं पर आप मुझे बताओ तालाब है, कहीं पर डेजर्ट है। तो आप मुझे बताना जरा, इकोसिस्टम भी क्या है, अलग अलग है। इकोसिस्टम भी क्या है, अलग अलग है। तो सभी को कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस हेट्रोजेनिसिटी को हम क्या बोल देंगे, डाइवर्सिटी। याद रखना, इस हेट्रोजेनिसिटी, एक भी वर्ड अपने मन से सर्कल नहीं करना। क्लियर हो गया? जो मैं सर्कल ना कराऊं या जो मैं इसमें ना लिखवाऊं। क्लियर हो गया? और इसको अच्छे से संभाल के रखना। एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट द लेवल, ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन द सेल टू बायोम्स। अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। यहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैंने आपसे क्या बोला, अपनी मर्जी से एक डॉट भी मत लगाना। समझ में आ गया? एडवर्ड विल्सन। क्या हो जाएगा, एडवर्ड विल्सन। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा यहां पर, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, एडवर्ड विल्सन। क्लियर हो गया? चलो इसको मैं ब्लैक कलर से बना दूं क्या, जिससे मान लो आप यदि प्रिंट करोगे तो आपके काम आ जाएगा। मान लो आपका मन हुआ प्रिंट करने का, तो यहां पर मैं इसको ऐसे सर्कल कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनिसिटी। क्लियर है? फिर आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज एडवर्ड विल्सन। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, एडवर्ड विल्सन इसने टर्म दी थी इस पेज में, और किसी भी चीज को नहीं करना। क्लियर हो गया? किसी भी चीज को नहीं करना है। कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ देम आर जेनेटिक डाइवर्सिटी। कौन कौन सी होती है, अलग अलग हम देखते हैं। जैसे अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट डिस्ट्रीब्यूशन। The genetic variation shown by the medicinal plant Rhofolia vomitoria growing in the different Himalayan range might be in terms of potency and concentration of active chemicals। अभी बताता हूं, समझ जाना। देखो अब आप देखना, हिमालयन रीजन में एक स्पीसीज होती है रॉफोलिया वोमिटोरिया, तो इसकी अलग अलग स्पीसीज होती है। कुछ स्पीसीज में रेजर पाइन बहुत ज्यादा मिलता है, रेजर पाइन। अब आप देखो हमको कैसे पता चला, जैसे आप मान लो हमने किसी स्पीसीज को ऐसे ढूंढा, मान लो उससे हमको हींग निकल आई, उससे हमको क्या निकल आई, हींग निकल आई, हमारे खाने के काम आ रही है, पेट दर्द में काम आ जाती है, बच्चों को पेट दुख रहा है पेट में लगा दिया, ठीक है। अब मान लो किसी चीज से हमको हल्दी मिल गई, खाने के काम आ गया, एनाल्जेसिक है।
ठीक है, अब मान लो इसके बाद में क्या मिल गया, नीम, नीम से हमको इंसेक्टिसाइडल यदि कुछ मिल गया, तो हमने उन प्लांट्स को, उन सभी को हमने क्या किया, प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन किया, उसका एग्जामिनेशन किया, उसके बाद हमको वो चीजें पता लगी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब आप मुझे बताना, क्या सारे मैंगो का टेस्ट एक जैसा होता है? अलग अलग होता है ना। हापुस जो होता है, अल्फांसो, बहुत महंगा होता है क्योंकि वो टेस्ट उसका सबसे मीठा होता है, सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहां पर एनसीईआरटी ने इतना डिफिकल्ट एग्जांपल दिया, देखो जरा, रेजर पाइन का एग्जांपल दिया है। रेजर पाइन जो होता है, इसको हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। उसके बाद आप मुझे बताओ इसको किस में यूज किया जाता है? और इसको साइकोसिस में यूज किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे साइजोफ्रेनिया, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से कुछ रेजर पाइन की स्पीसीज में, कुछ रॉफोलिया वोमिटोरिया में ये मिल गया है। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताना, एक्टिव केमिकल रेजर पाइन, इंडिया हैज मोर देन 50,000। इंडिया हैज मोर देन कितनी वैरायटी? आप मुझे बताओ। 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो। क्लियर हो गया? 50,000 से ज्यादा, देखो कितने सारे चावल है, बासमती है, कनकी है, दुबराज है, पता नहीं फलाना कौन कौन से। तो आप मुझे बताओ जरा, इतने ज्यादा वैरायटी के चावल अवेलेबल है ड्यू टू एलिलिक वेरिएशन। क्या हो जाएगा? ड्यू टू एलिलिक वेरिएशन। सभी को समझ में आया कि नहीं? अब ये एलिलिक वेरिएशन क्या होता है वो आप समझना। क्लियर है? तो पहले मैं आपको क्या बता देता हूं, एलिलिक वेरिएशन बता देता हूं। जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर ड्यू टू, तो यहां पर हम क्या बोले, रीजन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट होना या सेम होना? डिफरेंट होना। सबसे पहला रीजन हो जाएगा एलिलिक वेरिएशन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, एलिलिक वेरिएशन। एलिलिक वेरिएशन अभी मैं आपको बताता हूं, समझ में आ गया? दूसरा वेरिएशन क्या हो जाएगा? जीन वेरिएशन। जीन वेरिएशन। और तीसरा आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज स्पीसीज वेरिएशन। सॉरी, स्पीसीज से पहले क्रोमोसोमल देख लेते हैं। इसके अंदर हम सेम के अंदर देख रहे हैं ना, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल वेरिएशन। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम एलिलिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखना, मान लो एक पर्सन ये मैंने बनाया, ठीक है, मान लो एक पर्सन ये मैंने बना दिया, यहां पर ये मैं बना देता हूं, एक पर्सन ये बना दे रहा हूं, ठीक है, दूसरा पर्सन मैं ये बना दे रहा हूं। समझ में आ गया? दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। क्लियर है? यहां पर मैं क्या बोल दे रहा हूं, मान लो ये पर्सन ए है, पर्सन ए है, और ये कौन है? पर्सन बी है। कौन है आप मुझे बताओ? पर्सन बी है। अब मुझे बताना, ये मान लो मैंने एक क्रोमोसोम से देखता हूं, मान लो ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, यहां पर भी मैंने क्या बना दिया? ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। समझ में आ गया? अब मैं दूसरा क्या बना दूं, यहां पर ये मैटरनल क्रोमोसोम बना देता हूं। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। यहां पर भी आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया? दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ? दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। अब देखना एलिलिक वेरिएशन कैसे होते हैं। मान लो यहां पर, अब ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, आपको मालूम है इसमें 2000 से ज्यादा जीन होते हैं। मान लो यहां पर कैपिटल ए प्रेजेंट है, तो पता चले यहां पर स्मॉल ए प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? यहां पर ये हो सकता है ना कि कैपिटल ए आ जाए और यहां कैपिटल ए आ जाए। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताना, मान लो यहां पर स्मॉल बी आ जाए, यहां पर स्मॉल बी आ जाए, और यहां पर ऐसा हो सकता है कैपिटल बी आ जाए और यहां पर कैपिटल बी आ जाए। भैया इसके फादर मदर से कैसा आ रहा है इस पर डिपेंड करेगा। तो आप मुझे बताओ एलिलिक वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे इसके कैरेक्टर अलग हो जाएंगे, इसके कैरेक्टर अलग हो जाएंगे। आप मुझे बताओ, मान लो यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या आ गया? कैपिटल सी आ गया। समझ में आ गया? और यहां पर मान लो क्या आ गया? कैपिटल सी आ गया। तो हो सकता है, आप मुझे बताओ जरा, यहां पर स्मॉल सी आ जाए। बताओ जरा, स्मॉल सी आ जाए। मान लो यहां पर मैं बोल रहा हूं स्मॉल डी आ जाए। आप देखना जरा क्या आ गया? मान लो यहां पर आ गया स्मॉल डी आ गया। क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताना जरा क्या आ सकता है? हो सकता है मैं बोल सकता हूं कैपिटल डी और स्मॉल डी आ गया। अब आपको समझ में आ गया लोग क्यों अलग अलग दिखते हैं। हम सभी एक स्पीसीज के, बट वी हैव एलिलिक वेरिएशन। इस वजह से समझ में आ गया, क्योंकि आपको मालूम है ये क्रोमोसोम है और इसमें एक्सचेंज चलता रहता है, रिकॉम्बिनेशन चलता रहता है, तो ये ऐसे एक्सचेंज होते रहते हैं। इस वजह से आप मुझे बताओ एक ही पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग उसमें जीत जा रहे हैं, किसी में कैपिटल जा रहा है, किसी में स्मॉल जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एलिलिक वेरिएशन।
दिस इज कॉल्ड एज एलिलिक वेरिएशन। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमने राइस देखा, हमने मैंगो देखा। अब जीन वेरिएशन का मुझे बताना, जैसे मान लो एक तरफ मैं बात कर रहा हूं, इसका एग्जाम्पल आप देखो, ठीक है। मान लो एक नॉर्मल पीएएच जीन है। कौन सा जीन है? नॉर्मल पीएएच जीन है। समझ में आ गया? कौन सा जीन है? नॉर्मल पीएच, फिनाइल कीटो यूरिया वाला जीन है। तो ये आप मुझे बताओ क्या बनाएगा? फिनाइल कीटो, उसको ऐड कर देगा ना, प्लस ओएच कर देगा, याद है ना, भूले तो नहीं हुए। फिनाइल एलेनिन में क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो यहां पर मैं बोल दूंगा फिनाइल एलेनिन में क्या कर देगा? प्लस ओएच कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताओ डिफेक्टिव हो गया। अब यदि डिफेक्टिव पीएएच हो गया तो आप मुझे बताना जरा यहां पर क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव यदि पीएएच जीन हो गया तो इसकी वजह से ये जो पीए है इसमें ये इसको ऐड नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? क्या ये इसको ऐड कर पाएगा? बताओ जरा जल्दी से, क्या ये इसको ऐड कर पाएगा? नहीं ऐड कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों पर्सन अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दिस इज कॉल्ड एज जीन वेरिएशन। जितने भी आपने जीन म्यूटेशन देखे सब इसमें आ जाएगा। क्रोमोसोमल वेरिएशन, आप मुझे बताओ क्रोमोसोमल वेरिएशन का एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं? जैसे मान लो मैंने बोला ट्राइसोमी ऑफ 21, मैंने बोला ट्राइसोमी या फिर डाउन सिंड्रोम बोल देता हूं। एक डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है और एक कौन सा पेशेंट है? नॉर्मल पेशेंट। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? डाउन सिंड्रोम वर्सेस नॉर्मल पर्सन। क्लियर हो गया? तो इन दोनों में अलग अलग होगा कि नहीं होगा? ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो ये सब वेरिएशन ही तो चल रहे हैं। ये क्या चल रहे हैं? दीज आर द वेरिएशंस। समझ में आ गया? ये क्या चल रहे हैं? दीज आर द वेरिएशंस। सभी को अच्छे समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी है। एक चीज याद रखना, जो वेस्टर्न घाट है, समझ में आ गया? वेस्टर्न घाट पे ज्यादा डाइवर्सिटी है। अरे सब छोड़ो वेस्टर्न, आप मुझे बताओ, ऐसे समझो, आजकल वेस्टर्न कल्चर ज्यादा चल रहा है या ईस्टर्न कल्चर ज्यादा चल रहा है? वेस्टर्न कल्चर ज्यादा चल रहा है ना। आप मुझे बताओ वेस्टर्न, हर चीज में वेस्टर्न कल्चर, तो वेस्टर्न का नंबर क्या है? ज्यादा। वेस्टर्न का नंबर क्या है? ज्यादा। समझ में आ गया? वेस्टर्न घाट से ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न। ये देखो जरा, तो आप मुझे बताओ इस वेस्टर्न पे देखो कितने सारे एम्फीबियंस वगैरह, मगरमच्छ वगैरह कितने सारे जो है यहां पर तैर रहे हैं। क्लियर हो गया? समझने के लिए बता दिया मैंने आपको। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया ईस्टर्न घाट। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी किसका प्रोडक्ट होती है? इसको बहुत अच्छे से समझना। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज द स्पीसीज रिचनेस एंड अनदर वन इज द स्पीसीज इवननेस। आप मुझे बताना, मान लो अभी इस कमरे में मैं अकेला प्रेजेंट हूं, तो आप इस कमरे को स्पीसीज डाइवर्स बोलोगे या फिर इसको स्पीसीज पुअर बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं अकेला प्रेजेंट हूं। लेकिन अब क्या किया जाए? घोड़े, गधे, रैबिट सबको यहां पर लेकर आ जाया जाए। बताओ जरा, सबको आ गए तो अब यहां पर नंबर ज्यादा हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा, स्पीसीज रिचनेस। अभी पुअर है, मैं अकेला हूं, लेकिन ज्यादा स्पीसीज आ जाएंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज रिचनेस। क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज रिचनेस। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पीसीज इवननेस क्या है। रिचनेस तो हो गई, अब इवननेस क्या है? आप मुझे बताना, एक जंगल में, मान लो एक जंगल में, अब देखो आपको वो भी पिरामिड की चीजें यहां पर समझ में आएंगी कि क्यों हमेशा जो नंबर होता है वो टॉप जितने ऊपर जाते आते हैं उनका कम होता है। बैलेंस करने के लिए होता है, जिससे पॉपुलेशन बैलेंस हो जाए। सब छोटा सा आप एग्जाम्पल समझो। अभी आप मुझे बताना रशिया और यूक्रेन, ऐसा एग्जाम्पल आप समझना। जब रशिया टूटा था 1991 में, तब उस समय क्या हुआ था? यूक्रेन के पास काफी सारे न्यूक्लियर वेपन थे और यूक्रेन इक्वल पावरफुल था रशिया के। समझ में आ गया? रशिया की कभी हिम्मत नहीं पड़ती वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर लेता, लेकिन उसने, यूक्रेन ने क्या कर लिया? अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए। अब क्या हो गया? कमजोर। कमजोर हो गया तो रशिया ने उसको मिटा दिया ना। तो आप मुझे बताओ, यदि वहां पर इवननेस होती, बराबरी होती, तो क्या आप मुझे बताओ ये सब हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसीलिए याद रखना, अनइवननेस की वजह से क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्लियर हो गया? इसीलिए जंगल में हमेशा जो टॉप कार्निवोरस होते हैं उनका नंबर कम होता है, क्योंकि वो, अब आप मुझे बताओ, एक शेर जो है वो 100 खरगोशों के बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ, इसीलिए उसको बराबर करने के लिए ऐसा रखा गया है। क्लियर हो गया? तो ये सभी को समझ में आ गया? वैसे समझो, मान लो एक जंगल में 100 जो है जंगली कुत्ते हैं, ठीक है, और मान लो एक शेर है, तो एक अकेला शेर जो है वो संभाल लेगा, भारी पड़ेगा। लेकिन अब 1,500 यदि जंगली कुत्ते होगा तो शेर को मार के खा जाएंगे। समझ में आ गया? खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? तो इसीलिए आप मुझे बताओ, यहां पर बैलेंस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पीसीज इवननेस। रिचनेस का मतलब क्या हो जाएगा? इज द नंबर ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इज द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट विद इन द यूनिट एरिया।
समझ में आ गया हम क्या बोलेंगे, इज प्रेजेंट विद इन द यूनिट एरिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ जरा जल्दी से, सभी को समझ में आ गया। स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज इक्विलिब्रिटी इज द प्रोपोर्शनेट नंबर। समझ में आ गया, नंबर नहीं, प्रोपोर्शनेट मतलब कौन कितना पावरफुल है उसके हिसाब से। समझ में आ गया, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। Communities where species are represented by more or less equal number of individual exhibit evenness. समझ में आ गया, less equal number of individual exhibit evenness. Other where one or more species have more individual than that the others shows dominance और unevenness. Dominance नहीं होना चाहिए, यहां पर n आएगा। क्लियर हो गया, individuals then the other shows dominance और unevenness. Dominance नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, क्या नहीं होना चाहिए, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये सभी को समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, मैक्सिमम टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी। क्लियर है, चलो अब यहां पर एक डाइवर्सिटी वो बच गई ना, एक और वर्ड है, चलो इसमें पहले एक और वर्ड को समझ लो। हमने 3 पॉइंट देख लिए। स्पीसीज, सबसे पहला आप मुझे बताओ जरा, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी चीजें का प्रोडक्ट है, 2 चीजों का, इवननेस रिचनेस, इवननेस रिचनेस बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया। चाहो तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हो अपने नोट्स में, तो आप किस तरीके से लिखोगे आप मुझे बताना जरा। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है आप मुझे बताओ, स्पीसीज रिचनेस। रिचनेस का मतलब मोर नंबर ऑफ स्पीसीज। क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ इवननेस, प्रोपोर्शनेट नंबर इक्वल होना चाहिए, स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज इवननेस। सभी को समझ में आ गया, क्या बोलेंगे हम, स्पीसीज इवननेस बन जाएगा। मैक्सिमम टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी अकर्स वेयर स्पीसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकली डिफरेंट ग्रुप अकर्स इन ऑलमोस्ट इक्वल अबंडेंस। मैक्सिमम टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी कहां पे प्रेजेंट होती है, वेयर स्पीसीज जो है टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो इक्वल अबंडेंस में। इक्वल अबंडेंस मतलब नंबर नहीं, उनके पावर के हिसाब से नंबर में। नंबर का मतलब ये नहीं कि भाई एक स्पीसीज का नंबर 100 है तो दूसरी स्पीसीज का नंबर भी 100 होना चाहिए। मान लो खरगोश 100 हो गए, रैबिट 100 हो गए, और यदि लॉयन भी यदि 100 हो गए तो क्या हो जाएगा, पहले सारे खरगोश खत्म हो जाएंगे, फिर शेर आपस में लड़के वो भी खत्म हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, प्रोपोर्शनेट नंबर इक्वल होना चाहिए कि मान लो 100 खरगोश के लिए यदि एक शेर काफी है तो ये इवननेस है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, इक्वल अबंडेंस। अब आ जाओ तीसरी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आप मुझे बताओ, भाई इकोसिस्टम भी अलग अलग है, कहीं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कहीं टेम्परेट फॉरेस्ट है, कहीं डेसिडियस फॉरेस्ट है, कहीं कॉनिकल फॉरेस्ट है, कहीं आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है, कहीं ग्रासलैंड है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ, दे आर द डिफरेंट इकोसिस्टम। देखो, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, एस्चुरीज होते हैं जहां पर पानी अंदर तक चला जाता है नदियों का। अल्पाइन मेडोज हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। इन सभी जगह पर आप देखो जरा क्या होता है, ज्यादा डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू किसके, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है, बस एक बार रीड करना है इसमें। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। देखो अब ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, एक ही इकोसिस्टम, देखो ये एक सिंगल इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो वेरिएशन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। 2 इकोसिस्टम को यदि हम कंपेयर करें तो उसको हम क्या बोल देंगे, इस इकोसिस्टम और इस इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। समझ में आ गया, आपको रटना नहीं है, बस एक बार समझ लो। और पूरे के पूरे इंटायर को करेंगे तो क्या बोलेंगे, पूरे के पूरे बायोम बायोस्फीयर को करेंगे तो उसको बोलेंगे गामा। सब कुछ आ गया तो गामा। बात समझ में आ गया, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये वाला पॉइंट क्यों बताया, आगे आपको काम आएगा। समझ में आ गया, आगे आपको काम आएगा, अभी मत रीड करना, नो नीड टू रीड इट, बट बाद में आपके काम आएगा, ये नोट्स आपके सब काम आएंगे। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich biodiversity in nature, but we could lose all that wealth in a less than 2 centuries if the present rate of species loses continue। ये आपको मालूम है भाई, millions of years लगे हैं इसको बनाने में, लेकिन जिस तरीके से हम पूरा बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं, less than 2 century में सब बर्बाद हो जाएगा if the present rate of species lost continue। Biodiversity and conservation are now vital environmental issue of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being to the planet। समझ में आ गया, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्पीसीज का दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है। समझ में आ गया।
अब आगे आ जाओ, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। बहुत अच्छे से समझना, सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there were on earth। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कितनी प्रेजेंट है ये हमको नहीं मालूम, हमको तो जितनी मिली है हम उसी को जानते हैं। आप इस तरीके से समझो, हम अभी एक कुएं के मेढक की तरह, हमने जितनी स्पीसीज को भी डिस्कवर किया इससे ज्यादा हो सकता है स्पीसीज प्रेजेंट है, तो हमको उतना ही पता है जितना हमारे इसमें है, बस उससे ज्यादा हमको नहीं पता है। क्लियर हो गया, क्योंकि वो डिस्कवर नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर को भी बचाना है और नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना है। समझ में आ गया। 2004, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर, ये क्वेश्चन आ चुका है, स्लाइटली मोर देन, चलो मैं ब्लैक कलर यूज करता हूं, स्लाइटली मोर, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। क्या हो जाएगा, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन टोटल नंबर है, नहीं 1.5 डिफरेंट टाइप की है, 1.5 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। समझ में आ गया, कितनी है, 1.5 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझो, इसको समझाने में बहुत टाइम ले सकता हूं, लेकिन एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में डिफिकल्ट टॉपिक है। समझ में आ गया, जब तक समझ में नहीं आया। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, मैंने आपको बता दिया। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस, बाकी सब तुक्के हैं। For many taxonomic group, species inventories are more completed in temperate than in a tropical countries। अब इस वर्ड को समझना, इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आ चुका है। स्पीसीज इन्वेंट्रीज ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है टेम्परेट में रादर देन ट्रॉपिकल में। रीजन, अब आप इसको समझना इस तरीके से, मान लो यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं ट्रॉपिकल एरिया बना रहा हूं, ये कौन सा एरिया बना दे रहा हूं, यहां पर आप देखना, ये मैं बना देता हूं दिस इज अ ट्रॉपिकल एरिया, और यहां पर मैं क्या बना देता हूं, टेम्परेट एरिया। समझ में आ गया। अब दोनों में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है वो आप डिफरेंस के बेसिस पे बताओगे। यहां पर मैंने क्या बोल दिया, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया, क्या बोलूंगा इसको, ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर है। और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, दिस इज द टेम्परेट एरिया, टेम्परेट एरिया। तो टेम्परेट एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो जरा जल्दी से, ये यहां पर प्लांट आ गए, ठीक है, फिर प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम है, कम है। एनिमल्स जो बनाए हुए यहां पर आप देखना जरा, वो भी हमने क्या बना दिया, कम। ये देखो जरा, मान लो ऐसे खरगोश बना देता हूं, ये देखो जरा, मान लो मैंने ऐसे खरगोश बना दिया, ये देखो जरा ऐसा बना दिया, ये बना दिया मैंने इस तरीके से खरगोश बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, मान लो इस तरीके से खरगोश बना दिया। तो आप देखना ये जो खरगोश है इसका नंबर यहां पर बहुत कम है। समझ में आ गया, बहुत कम स्पीसीज का नंबर है। लेकिन यहां पर आप देखो स्पीसीज भरी पड़ी हुई है, यहां पर स्पीसीज क्या है, भरी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। तो जहां पर चीजें ज्यादा होती हैं वहां पर काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर काउंटिंग करना क्या हो जाती है, मुश्किल होती है। देखो एक तरह के प्लांट मान लो हम ये बना देते हैं, ये मान लो मैंने बना दिया, एक तरह के प्लांट बना दिए, ये बना दिए, देखो जरा कितने सारे यहां पर मैंने प्लांट बना दिए, ये देखो जरा, बिल्कुल इस तरीके से डाइवर्स होता है। इस तरीके से आप देखो जरा कितना ज्यादा यहां पर डाइवर्स है। तो ये एक टाइप के प्लांट बना दिए, दूसरे टाइप के प्लांट यहां पर आप देखो मैं ऐसे बना देता हूं, और अलग अलग टाइप के प्लांट्स बना देता हूं। ये मैंने बना दिया, मान लो ऐसे प्लांट बना देता हूं, ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये तो मान लो फंजाई टाइप दिखने लगा, मान लो यहां पर मैं बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं। क्लियर है, कैसे बना देता हूं, इस तरीके से बना देता हूं, या इस तरीके से बना दिया, ये देखो जरा, ये बना दिया। तो यहां पर आप देखो जरा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इस जगह पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ जरा कहां पर स्पीसीज का नंबर काउंट करना ज्यादा आसान होगा, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पे। समझ में आ गया। तो स्पीसीज इन्वेंटरीज आर कंप्लीट इन टेम्परेट एरिया बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। यहां पर हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज इन्वेंटरीज, स्पीसीज इन्वेंटरीज आर कंप्लीट in temperate areas, temperate areas।
रीजन क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। समझ में आ गया? बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इन्वेंट्रीज इनकंप्लीट है, यहां पर कैसी है? कंप्लीट है, और यहां पर इनकंप्लीट है बिकॉज दे हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर इनकंप्लीट, स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर इनकंप्लीट। रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज दे हैव हाई नंबर ऑफ स्पीसीज, दे हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। सभी को समझ में आ गया? इनमें क्या होता है? रिच बायोडाइवर्सिटी। पूरा क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? रिच बायोडाइवर्सिटी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बता दो, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ठीक है? अब आप आगे आ जाओ। कंसीडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, लार्ज स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होना बाकी है, लेकिन पता चले उससे पहले ही वो चल बसी, तो ये भी हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टू बी डिस्कवर इन द ट्रॉपिक्स, बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to the other group of animals and plan to come up with the gross estimate of the total number of species on earth। टोटल उनने काउंट किया और स्पीसीज नंबर क्या मिला वो देखिए जरा। Some extreme estimate range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May। समझ में आ गया? मे किसने किया एस्टिमेट? किसने किया? रॉबर्ट मे ने। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है, नीट 2019 में आया था। इसके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज का नंबर है वो कितना है? 7 मिलियन। उसके अंदर कितना है? 7 मिलियन। हम साथ साथ है। रॉबर्ट मे ने क्या बोला? हम साथ साथ हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप मुझे बताओ उसने क्या बोला? रॉबर्ट मे ने मैं करके क्या बोला? हम साथ साथ हैं। क्लियर हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये कौन सा मंथ है? 5th मंथ है। लेकिन आप मुझे बताओ स्पीसीज का नंबर कितना है? 7, थोड़ा सा ज्यादा, 5 से 7। क्लियर हो गया? तो याद रहेगा, क्वेश्चन आ चुका है नीट में। अब आगे आ जाओ। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंट्रीज। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। समझ में आ गया? मोर देन 70% जो है वो क्या है? एनिमल है। While plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperm and angiosperm comprises no more than 22% of the total. Among animal, insects are the most species-rich taxonomic group, making up more than 70% of the total. समझ में आ गया? ये क्या बोल रहा है? आप इस बात को समझो। ये बोलना चाह रहा है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी में आप मुझे बताना, टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, टोटल बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 70%। सबसे पहले आप मुझे बताओ 70% क्या है? एनिमल्स। क्यों है? हम एक एक का रीजन देखने वाले हैं। फिर आप मुझे बताओ जरा 22%। 22% क्या है? आप मुझे बताओ प्लांट्स। बाकी क्या बच गए? बाकी जो है इसके बीच के आ गए। अरे भैया फंजाई वंजाई भी होते कि नहीं होते? समझ में आ गया? अभी देखो, यही तो बात है ना। समझ में आ गया? यही तो बात है। इस प्लांट में इंक्लूड किसको किया गया है? याद रखना, यहां पर एल्गी को भी किया है, फंजाई को भी किया है, ब्रायोफाइट्स को भी किया है, जिम्नोस्पर्म को भी किया है और एंजियोस्पर्म का। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर डिस्कसिंग अबाउट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। केवल 2 ही है, प्लांट है और एनिमल है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। याद रखना, यहां पर फंजाई को प्लांट में इंक्लूड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया? तो बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे? माइक्रोब्स। केवल वही बच गया कि नहीं बच गया? बाकी क्या बच गया? माइक्रोब्स। ये देखो जरा, मोर देन 22% ऑफ द टोटल। क्लियर हो गया? यहां पर क्या हो जाएंगे? प्लांट्स। इस प्लांट में आप मुझे बताओ कौन कौन आ जाएगा? बताना जरा। एल्गी। क्लियर है? उसके बाद में आप मुझे बताओ कौन हो जाएगा? फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। फिर आप मुझे बताओ जरा टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म।
कौन आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। कौन आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। समझ में आ गया, रटना नहीं है, क्लियर हो गया, आपको बस रीड करना है, इसको रीड करना है, आपसे सब बन जाएगा। और इसमें एनिमल की भी यदि हम बात करें तो ये जो 70% है, आप इस तरीके से समझना, मान लो 100 स्पीसीज, टोटल 100 स्पीसीज है, उसमें से 70 कितने हो गए, एनिमल, और उस 70 एनिमल्स का भी 70%, समझ में आ गया, 70 का 70% जो है वो भी आप मुझे बताओ क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट। वो क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट। क्लियर हो गया, तो टोटल एनिमल में से 2/3 जो है वो क्या है, इंसेक्ट है। बताया था ना क्यों है, हम आगे देखेंगे, हर एक का रीजन अभी आएगा। समझ में आ गया, एक एक का रीजन अभी आएगा, आप इसको अच्छे से समझना। क्लियर हो गया, तो ये सभी को समझ में आया। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। 7 क्या है, इंसेक्ट है। इसीलिए बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स को आपने सुना होगा, क्या कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीना है। क्यों कीड़े मकोड़े बोलते हैं, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा है। समझ में आ गया, तो क्या नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीना है कि भाई जैसे वो है वैसे ही जीना है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। 7 क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट। अगेन, how do we explain this enormous diversification of insect? The number of fungi species in the world is more than the combined total of species of fishes, amphibian, reptiles and mammals. अभी हम इसको सबको देखते हैं। क्लियर हो गया, ये इंसेक्ट का नंबर क्यों ज्यादा है। सबसे पहला, इंसेक्ट हर चीज खा सकते हैं, दे कैन ईट एनीथिंग। समझ में आ गया, वो कुछ भी खा सकते हैं, दे आर ओमनिवोरस। सेकेंड चीज, किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज, इनमें काइटिन की एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो इनको प्रोटेक्ट करता है हार्म कंडीशन से। समझ में आ गया, तो इस वजह से सबसे ज्यादा क्या होते हैं, डाइवर्स। तो देखो, एनिमल में सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन है, इंसेक्ट। प्लांट में सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन है, प्लांट। फंजाई, क्यों, उनमें भी काइटिन प्रेजेंट है। कितना सिंपल है। तो आप देखना जरा, यहां पर यदि हम बात करें, मोस्ट डाइवर्स स्पीसीज, most diverse species among animals और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे, among plants। तो मोस्ट डाइवर्स स्पीसीज अमंग एनिमल्स क्या है, आप मुझे बताओ जरा, इंसेक्ट्स। क्लियर है, क्या है, इंसेक्ट। और प्लांट्स में आप मुझे बताओ जरा, मोस्ट डाइवर्स स्पीसीज अमंग प्लांट्स कौन है, फंजाई। बेटा यहां पर फंजाई को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया। फंजाई बहुत पुराना ये सारा डेटा एस्टिमेट है। क्लियर हो गया, फंजाई। दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, बताना जरा जल्दी से। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इन दोनों का ही रीजन क्या हो जाएगा। इसमें क्या प्रेजेंट है, रीजन ड्यू टू काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्लियर हो गया। और क्या हो जाएगा, दे आर ओमनिवोरस। ऐसी कोई जगह नहीं जहां कीड़े नहीं मिलते, इंसेक्ट नहीं मिलते। यहां पर आप मुझे बताओ, अगेन ड्यू टू काइटिनस सेल वॉल। काइटिनस सेल वॉल। और क्या रीजन हो जाएगा, याद करो, हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी एंड वर्सेटाइल एंजाइम। याद आ रहा है ना, एफिशिएंसी एंड वर्सेटाइल एंजाइम। सब पढ़ाया था ना फंजाई में, वर्सेटाइल एंजाइम। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना जरा, एनिमल में सबसे ज्यादा रिच कौन है, इंसेक्ट। क्यों, क्योंकि काइटिन प्रेजेंट है। प्लांट में सबसे ज्यादा रिच कौन है, फंजाई। क्यों, क्योंकि इसमें काइटिन प्रेजेंट है। काइटिन इज अ फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड। काइटिन इज अ फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड जो किसी भी हार्म से बचाता है। क्लियर हो गया। तो ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आगे देखो, एनिमल्स हैव अचीव ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन देन प्लांट्स ड्यू टू रीजन। कुछ रीजन है उसकी वजह से। देखो, आप मुझे बताओ, आज आप किसी भी एनिमल को जाके आप मारोगे तो आपको रिस्पॉन्स जरूर देगा। समझ में आ गया। रिस्पॉन्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये किसकी वजह से हो जाता है, रिस्पॉन्स। या किसी भी आप मुझे बताओ, मोटर रिस्पॉन्स देगा, सेंसरी रिस्पॉन्स, आपने उसको सेंसेशन दिया, वो मोटर रिस्पॉन्स जरूर देगा। ठीक है, आपके मान लो भैया सो रहे हैं, ठीक है, और आप जाके उनके कान में ऐसे कर दो, या पापा बहुत थके हुए आए हुए, कई दिन से मीटिंग चल रही थी, और जाके उनके कान में चिल्ला देना पापा पापा, ऐसे उठा के लेफ्ट छोड़ के राइट में 4-5 रख के देंगे। उसके बाद बात करेंगे, अरे बेटा क्या हो गया। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ, प्लांट ऐसा कर सकता है कि प्लांट को आप गए, आपने कुल्हाड़ी उठाई और एक प्लांट को मारा, प्लांट बेचारा ऐसा खड़ा हुआ है। समझ में आ गया, प्लांट क्या है, ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना
कि ज्यादा सीधे नहीं होना चाहिए, ज्यादा सीधे होने पर भी सबसे पहले काट दिया जाता है। रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया? रिस्पॉन्स देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जहां पर जरूरी है वहां रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। हम गड़बड़ क्या करते हैं, जहां नहीं देना चाहिए वहां दे देते हैं, और जहां पर देना चाहिए वहां बिल्कुल नहीं देते, वहां पर चुप हो जाते हैं। जो इसको सीख लिया कहां रिस्पॉन्स देना, यही लाइफ है। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, यदि मान लो प्लांट होता, प्लांट मान लो कोई ऐसे कुल्हाड़ी लेके गया, प्लांट ऐसे बाल पकड़ के उठाता, फिर ऐसे झुलाता, उल्टा एक टांग पकड़ के ऐसे झुलाता, फिर ऐसे करके बढ़िया से ऐसे ऐसे करता और फेंक देता उड़ते हुए जाके ओशियन में, तो मजाल है कोई प्लांट को टच भी कर पाता? कर पाता क्या? नहीं कर पाता। बट प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं है ना, समझ में आ गया? तो इसलिए वो सेंस नहीं कर पाते, पहली चीज। दूसरे, प्लांट मोबाइल नहीं है ना, आपको ठंड लगती है, आप रजाई ओढ़ लेते हो, पानी गिर रहा है अंदर आ जाते हो, बेचारा प्लांट तो ऐसे खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ? तो आप मुझे बताओ जरा, दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। तो देखो जरा, दे हैव नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। हम क्या बोलेंगे बताओ जरा जल्दी से? एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी से, एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है? एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। बोल सकते हैं? चलो इससे ऐसे सर्कल करते हैं। तो बताओ जरा, एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है? एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। सभी को समझ में आ गया? एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है? नर्वस सिस्टम टू रिसीव स्टिमुलाई इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम। मोस्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस आर एडॉप्टिव फॉर देयर सर्वाइवल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। दे आर मोबाइल। ये कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। क्या प्लांट ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेचारे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको झेलना ही पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा? झेलना ही पड़ेगा। तो ये नई जगह में, अब जैसे एनिमल किसी जगह पे लग रहा है यार बहुत कंपटीशन चल रहा है, यहां पर सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है, कंपटीशन मतलब लॉस ही लॉस चल रहा है, ठीक है, हम मान लो ऐसे जंगल में, तो एनिमल वहां से मूव कर जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में माइग्रेट कर जाते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो अब मुझे बताओ, दे विल अवॉइड कॉम्पिटिशन, मोबाइल एंड अवॉइड कॉम्पिटिशन। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मोबाइल एंड मूव टू न्यू एरियाज टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आगे देख लो। दे आर सब्जेक्टेड टू लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट, क्योंकि वो वहां से मूव कर जाते हैं। एनिमल, पहला, एनिमल में नर्वस सिस्टम है, एनिमल में मोबिलिटी है, ये दोनों चीजें प्लांट में नहीं है। तीसरा, इसकी वजह से एनिमल लेस सीजनल होते हैं। कैसे? आप मुझे बताना। जैसे गर्मी पड़ रही है तो हमने एसी चालू कर लिया, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, ठंड पड़ रही है हमने हीटर चालू कर लिया, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। लेकिन क्या ये, आप मुझे बताओ, फैसिलिटी प्लांट के पास अवेलेबल है कि बताओ जरा, उसको ठंड लग रही है तो जाके मटके का पानी पी, गर्मी लग रही है तो जाके मटके का पानी पी लेगा, ठंड लग रही है तो बढ़िया हल्दी दूध पी लेगा, ऐसा उसके पास है क्या? नहीं है। क्या वो अपने बॉडी का इस तरीके से मेंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए आप मुझे बताओ, दे आर सब्जेक्टेड टू लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? दे आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट। बहुत आपको अच्छे समझ में आ गया? दे आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट। क्लियर हो गया? ये कहां पर सब्जेक्टेड होते हैं आप मुझे बताना जरा? दे आर लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट। सभी को समझ में आ गया कि नहीं? लेस सीजनल एंड मोर कांस्टेंट एनवायरनमेंट। Plants are fixed and require fewer evolutionary adaptation in order to obtain their requirement for water. प्लांट को ज्यादा इसकी एडॉप्टेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, पानी को एब्जॉर्ब करना, समझ में आ गया, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, फोटोसिंथेसिस करना और खड़े रहना। इसके अलावा उनकी ज्यादा काम है नहीं। तो आप मुझे बताओ, ज्यादा काम नहीं है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं। आप देखो, आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, तो उसकी वजह से देखो उनके कितने कम उनको चीजों की जरूरत पड़ती थी। समझ में आ गया? अब देखो रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और रिक्वायरमेंट ही तो इतनी सारी चीजों को जन्म देती है। तो आप मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो उस हिसाब से वो चीजें बढ़ गई। क्लियर हो गया? प्लांट्स आर फिक्स एंड रिक्वायर फियर इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। ऑल दिस हैज रिजल्टेड इन द हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स देन प्लांट। इस वजह से आप मुझे बताओ, एनिमल्स में क्या होती है? ये ज्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम समराइज कर सकते हैं। बताओ जरा, ये समराइज जो चीजें ये आप मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स में। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, एनिमल्स हैव क्या क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ, नर्वस सिस्टम। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताना? नर्वस सिस्टम। दूसरा आप मुझे बताना, एनिमल्स हैव मोबिलिटी। तो ये क्या हो जाते हैं? दे आर लेस सीजनल। इन दोनों की वजह से लेस सीजनल। भाई इससे सेंस किया, इससे रिस्पॉन्स किया, लेस सीजनल, लेस सीजनल एंड एक्सपोज टू मोर कांस्टेंट एनवायरमेंट, एक्सपोज टू मोर कांस्टेंट एनवायरमेंट।
समझ में आ गया, 3 पॉइंट बन जाएंगे। इस वजह से इसकी डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा। रीजन ऑफ इनर्वस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट का हम ऑलरेडी रीजन देख चुके हैं, तो आप मुझे बताना इंसेक्ट का रीजन क्या हो जाएगा। अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग काइटिनस क्यूटिकल, क्या हो जाएगा आप मुझे बताना। थिक एंड स्ट्रॉन्ग काइटिनस क्यूटिकल कवर, इसमें क्या होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है। काइटिन आप मुझे बताओ कैसा होता है, काइटिन इज अ फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड। काइटिन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल पॉलीसेक्राइड, जिसकी वजह से थिक एंड स्ट्रॉन्ग, याद रखना यहां पर वो आपको चेंज कर देंगे एग्जाम में, थिन एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है, यहां थिन एंड स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, थिक एंड स्ट्रॉन्ग आएगा। ये वो एग्जाम में दे भी चुके हैं, याद रखना इस बात को। क्लियर हो गया, ये थिक है, यहां पर थिक है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग काइटिनस क्यूटिकल ओवर द होल बॉडी ऑफ इंसेक्ट एज अ एक्सोस्केलेटन। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, कैसे प्रोवाइड करता है भाई, फ्लेक्सिबल है तो कितना भी पानी आ जाए ये टूटेगा नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्या करता है, इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, बता दिया था मैंने आपको। ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। सभी को समझ में आ गया, क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ड्यू टू देयर प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन द इंसेक्ट्स आर टुडे द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑफ द नेचर। these are wide spread and can be observed everywhere on land, water, even in the air। भाई एयर में भी प्रेजेंट है, लैंड में भी प्रेजेंट है, सभी जगह प्रेजेंट है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर नहीं है। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यदि हम फंजाई की बात करें, किसकी बात करें, फंजाई की बात करें, तो आप मुझे बताना फंजाई का जो नंबर है, अरे ये कौन सा कलर आ गया, यहां नहीं दिखेगा ये। यदि हम किसकी बात करें, फंजाई की बात करें, तो इस फंजाई का जो नंबर है, फुंगी का जो नंबर है, समझ में आ गया हो, किस किस से ज्यादा है आप मुझे बताओ। फिशेस, मतलब सारे इनवर्टिब्रेट से, और इसमें वर्टिब्रेट्स भी है, फिशेस। उसके बाद आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा, एम्फीबियंस। ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स है ना, एम्फीबियंस, तो हम यहां इनकी बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस। फिर आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा, रेप्टाइल्स, और क्या आ जाएगा, प्लस मैमल्स। तो आप देखो जरा, यहां पर आप देखना जरा कि ये जो फंजाई है, इसका नंबर जो है वो सारे वर्टिब्रेट्स को मिला दो उनसे भी ज्यादा है। 72,000 है, इसका 2800 है, एम्फीबियंस का इतना है, इसका इतना, रेप्टाइल्स का इतना, और इसका यहां पर इतना हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो सभी को समझ में आ गया। फंजाई का नंबर टोटल किससे ज्यादा है, ऑल इनवर्टिब्रेट्स। ये सभी के सभी क्या है आप मुझे बताओ जरा, सॉरी ये सभी क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, गलती से बार बार वो निकल जा रहा है। ये सभी क्या है, दीज आर वर्टिब्रेट्स। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, वर्टिब्रेट्स है कि नहीं है, बताओ जरा जल्दी से। ये सभी क्या है, दे आर वर्टिब्रेट्स। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बताओ। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक मिनट रुकना, पानी पी लूं, या फिर इनको कोऑर्डिनेट्स बोल दें। सभी को समझ में आया, अरे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फटाफट बताओ, एक मिनट रुकना बस, मैं कुछ आ गया। तो देखो इसके आगे ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि फंजाई का जो नंबर है आप मुझे बताओ इन सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि इनवर्टिब्रेट की बात की जाए तो फिर तो इंसेक्ट का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो जरा, ये दिया हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। आप देखो जरा, इसमें इनवर्टिब्रेट्स में आप देखो जरा, सबसे ज्यादा नंबर किसका, इंसेक्ट का। और आपको याद कैसे रखना, आईएमसी, कैसे याद रखना है यहां पर, IMC। क्लियर हो गया, सी से क्या हो जाएगा, क्रस्टेशियंस, एम से मोलक्स, आई से इंसेक्ट, सी से क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन सबसे कम है और इसके बाद अदर एनिमल हो गया, तो ये आपको याद करना है, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। फिर फिशेस, फिशेस के बाद आप नीचे से याद करोगे, फिशेस के बाद कौन आता है, एम्फीबियंस। भाई पानी से निकल के बाहर आ गया एम्फीबियंस, और थोड़ी देर रह गया रेप्टाइल्स, उसके बाद ऊपर उड़ गए बर्ड, फिर कौन आ जाएगा, मैमल्स। तो आप इस तरीके से याद कर लोगे। क्लियर हो गया, इसको याद रखना कितना आसान है, इसी सीक्वेंस में याद करना है ऐसे। आधे में क्या हो जाएगा, फिश। क्लियर है, फिर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स। प्लांट्स का भी बहुत आसान है, मैं आपको भी बना के बताता हूं। भाई फंजाई और उसके बगल में है एल्गी, फंजाई और एल्गी को यदि जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, लाइकन्स। और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, मोसेस, और यहां पर फन। सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप इज जिम्नोस्पर्म। समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप कौन होता है, जिम्नोस्पर्म। तो देखो जरा, यहां पर मैं आपको बना के बताता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं यहां पर इनवर्टिब्रेट्स का बना देता हूं, किसका बना देता हूं, इनवर्टिब्रेट्स का। ये मैं बना देता हूं वर्टिब्रेट्स का, और ये मैं बना देता हूं प्लांट्स का। किसका बना देता हूं, प्लांट्स का। तो आप देखना जरा,
यहां पर मेजर जो पोर्शन है, आप मुझे बताओ, हमने बोला था ना हर 10 एनिमल में से 7 एनिमल्स क्या है, दे आर इंसेक्ट। समझ में आ गया, 7 एनिमल्स क्या है, इंसेक्ट, आईएमसी मोलस्क। फिर छोटा सा ग्रुप क्या हो जाएगा, क्रस्टेशियंस, और बाकी सारे आ गए अदर एनिमल्स। इसमें बाकी सारे जितने भी हैं आप मुझे बताओ, अदर इन्वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, बट आएंगे क्या, इन्वर्टिब्रेट्स। तो इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा नंबर आप देखो, ये हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हम बना देते हैं दीज आर इन्वर्टिब्रेट्स। क्या बना दिया मैंने, दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। हो गया पूरा क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर, तो ये वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में आप देखना जरा, आधे में आप क्या बना दो, फिशेस, ये बना दिया फिशेस। फिशेस के बाद में क्या आता है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद में क्या आता है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद में क्या आता है, बर्ड्स। और बर्ड्स के बाद में क्या आता है, मैमल्स। बन जाएगा। कितना सिंपल है, बस इसी सीक्वेंस में तो आपने पढ़ाई करी है, क्लियर हो गया भाई। इसी सीक्वेंस में इवोल्यूशन भी होता है, तो हमने इस सीक्वेंस में इसको याद किया है। अब जरा यहां पर बात करना, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फंजाई। ये मैंने बना दिया फंजाई। फंजाई के बाद आप मुझे बताना सेकंड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। फंजाई के बाद आपने क्या पढ़ा था, एल्गी। और फंजाई और एल्गी को यदि जोड़ दोगे तो आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा, फंजाई और एल्गी को यदि जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, लाइकन्स। क्या आ जाएगा, लाइकन्स। हो गया। अब आप मुझे बताओ, एल्गी के बाद आपने क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद आपने क्या पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स। क्या पढ़ा था आपने, टेरिडोफाइट। और बिल्कुल स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप, सबसे छोटा प्लांट ग्रुप आप मुझे बताओ कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म। कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म। तो आपको याद होगा, ये याद हो गया, ये याद हो गया। सबसे बड़ा फंजाई, फंजाई के बाद एल्गी। फंजाई प्लस एल्गी यदि कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लाइकन्स। फिर यहां पर आ गया एंजियोस्पर्म। एल्गी के बाद आपने क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में आप मुझे बताओ सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, फंजाई के बाद सबसे बड़ा ग्रुप क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। तो बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखो, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, इंडिया किस नंबर पे है, 8th नंबर पे है। समझ में आ गया, इंडिया कौन से नंबर पे है, 8th नंबर पे है। देखो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर है, ब्राजील में। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन ब्राजील। कहां पे प्रेजेंट है, ब्राजील में। क्यों, क्योंकि ब्राजील ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट है। हमने देख लिया एनिमल की डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मोबिलिटी प्रेजेंट है। ये कैसे होते हैं, मोर कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। फिर हमने इंसेक्ट का देखा, क्योंकि उसमें काइटिनस सेल वॉल है और वो ओमनिवोरस होते हैं, तो इसकी वजह से वो सबसे ज्यादा डाइवर्स है। अब बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में क्यों रिच है, ये हमको पढ़ना है। तो देखो जरा, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज है और इंडिया का मैक्सिमम पोर्शन ट्रॉपिक्स में आता है। नंबर 1 पे ब्राजील, सेकंड नंबर पे कोलंबिया, मैक्सिको, एक बार रीड कर लो, इंडोनेशिया, पेरू, मलेशिया, इक्वाडोर, इंडिया, और यहां पर ज़ैरे, उसके बाद चाइना, फिर मडागास्कर, और क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी जो है ये कौन से हैं, दीज आर द ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज हैं, दीज आर द ट्रॉपिकल कंट्रीज। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये कौन सी कंट्रीज हो जाएगी, दीज आर द ट्रॉपिकल कंट्रीज। सभी को अच्छे समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बताओ। हो गया पूरा क्लियर। इंडिया, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो किस में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो याद रखना, इंडिया का नंबर कौन सा, 8th नंबर। सबसे नंबर 1 पे कौन है, ब्राजील। अब आ जाओ, इट शुड बी नोटेड दैट दिस एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। इन सभी में हमने प्रोकैरियोट्स को नहीं लिया। रीजन, इसका क्या रीजन है, क्योंकि इसमें हम प्रोकैरियोट्स के सारे नंबर को हम पता नहीं लगा पाए। भाई आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, टिप के ऊपर 10⁻21 बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो 10⁻21 बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कितनी बायोडाइवर्सिटी है। समझ में आ गया। तो जो अभी कन्वेंशनल मेथड है, दे आर नॉट सुटेबल टू काउंट ऑल द नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनका नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, अभी वो मेथड्स हमारे पास सुटेबल नहीं है। दूसरा, सारे प्रोकैरियोट्स जो है वो कल्चर नहीं होते। जब कल्चर ही नहीं होंगे तो हमको पता कैसे चलेंगे कहां है। कल्चर मतलब ग्रोथ कराना। बैक्टीरिया की को कैसे स्टडी किया जाता है, उसको कल्चर करा के, आर्टिफिशियल मीडियम में, ब्लड में ग्रो करा दिया, भाई ये ग्रो कर गया, इसका नंबर काउंट कर लिया, उसका वैसे काउंट कर लिया, कितना बड़ा उसका पूरा का पूरा एरिया बन गया, ठीक है, तो स्पीसीज, उसकी कॉलोनी कितनी बड़ी बन गई, ऐसे काउंट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखना, इट शुड बी नोटेड दैट दिस एस्टीमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। हमने कहीं पर भी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया है। डू नॉट गिव, समझ में आ गया, डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज माइट बी देयर। इसका मेन रीजन क्या है कि बायोलॉजिस्ट अभी श्योर नहीं है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर प्रेजेंट। तो यहां पर हम बना दे, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर। क्लियर हो गया, अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल, बिकॉज जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं दे आर नॉट सुटेबल।
समझ में आ गया। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड जो है वो अभी प्रोकैरियोट्स के लिए सुटेबल नहीं है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर, समझ में आ गया, ये सुटेबल नहीं है किसके लिए, प्रोकैरियोट्स के नंबर काउंट करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। ये जो स्पीसीज होती है दे आर नॉट कल्चरेबल, सब कल्चर नहीं होती, सबकी हम स्टडी नहीं कर सकते। अब भाई ग्रोथ ही नहीं करा पाएंगे तो पता कैसे लगा पाएंगे, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनिएटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस, बहुत ज्यादा, मिलियन बिलियंस में इसका नंबर है। कितना नंबर है, मिलियन बिलियंस में नंबर है। Although India has only 2.4% of the world's land area, आप समझना जरा, टोटल लैंड एरिया का केवल छोटा सा पार्ट है 2.4%, लेकिन उससे 4 गुना उसमें बायोडाइवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.4%। और देखो याद कैसे रखोगे आप, 2 का जस्ट डबल क्या होता है 4, 2 का जस्ट डबल क्या होता है मुझे बताओ जरा 4, तो यहां पर इसके साथ में क्या है 4, क्लियर हो गया, क्या है यहां पर 4, 2.4%। लेकिन आप मुझे बताओ इसमें डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1%। डाइवर्सिटी कितनी है आप देखो जरा, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है ना, क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट कितनी है 4 टाइम्स है। या फिर ऐसे समझो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आ गया, तो 2.4% एरिया है बट 8.1% बायोडाइवर्सिटी, मतलब अपने एरिया के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। उसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन, क्लियर है, दैट इज व्हाट मेक्स अवर country one of the 12 mega biodiversity countries of the world. Nearly 45,000 species of plant and twice as many of the animals have been recorded from the India. How many living species are actually there waiting to be discovered? And if we accept May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far. Again रॉबर्ट में आ गया, इस रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अभी तक को केवल और केवल 22% जो स्पीसीज है उनका नंबर बस हमको पता लगा है, समझ में आ गया। इसका मतलब यदि 100 स्पीसीज है तो हम केवल 22 को ढूंढ पाए, 100 स्पीसीज है तो हम कितने को ढूंढ पाए, केवल 22 को ढूंढ पाए। तो आप मुझे बताओ जरा, इट शेयर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा बताओ जरा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां पर हम रीजन भी लिख लें, इतनी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, बताओ क्या रीजन हो जाएगा इसका। देखो लैंड एरिया कितना है बट बायोडाइवर्सिटी कितनी है, इतनी ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर हम रीजन लिख लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया of India is present in tropics, in tropical region। समझ में आ गया, और ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादा होती है अभी हम देखेंगे, ट्रॉपिकल रीजन, क्लियर हो गया। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 45,000 प्लांट स्पीसीज है और ट्वाइस एनिमल स्पीसीज है, मतलब 90,000। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शनेट टू इंडियाज डाइवर्सिटी, आप ऐसे समझना कि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग देखो जरा कितनी डिस्कवर्ड होती है, ओनली 22% आर डिस्कवर्ड। अब आप मुझे बताओ जरा, इंडिया में डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज क्या है, आप मुझे बताओ डिस्कवर्ड स्पीसीज इन इंडिया, डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज, ये आप पेज में लिख लेना, उसमें मैंने गलती से अब यहां पर लिख दिया डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज, यहां पर हम बोलते हैं डिस्कवर्ड एनिमल स्पीसीज। तो कितनी आप मुझे बताओ अभी तक डिस्कवर हो चुकी है, यहां पर डिस्कवर हो चुकी है 45,000, कितनी हो चुकी है 45,000, और यहां पर ये कितनी हो चुकी है 90,000, क्लियर हो गया 90,000। तो ये 22% है। तो आप मुझे बताओ रफली यदि हम कैलकुलेट करें ये क्या हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, इट इज अ 22%। ये क्या है 22%, ये भी आप मुझे बताओ क्या है 22% है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो यदि हम इसको 4 टाइम्स करेंगे तो आप मुझे बताओ 1,80,000 आ जाएगा। इसको 4 टाइम्स करेंगे तो आप मुझे बताओ जरा कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 3 लाख आ जाएगा।
ये देखो जरा, मतलब 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हो जाएंगी और 3 लाख से ज्यादा क्या हो जाएंगी, एनिमल स्पीसीज। समझ में आ गया। स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंटरी ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? कंसीडर द इमेंस ट्रेन मैन पावर, टैक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। क्लियर है, बहुत मुश्किल है क्योंकि हम उस एरिया में रहते हैं। The situation appear more hopeless when we realize that the large fraction of these species face the threat of become extinct. इनके खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, even before we discovered them. Nature's biological library is burning even before we cataloged the title of the book stock there. मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे देखो जितनी स्पीसीज हैं हम उनको ढूंढें, उससे पहले आप देखो जरा, उससे पहले वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। समझ में आ गया। उससे पहले कई सारी स्पीसीज क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब नेचर की जो लाइब्रेरी है वो बर्न हो रही है, हम केवल उसके टाइटल को पढ़े, इसमें उसकी पूरी बुक्स जल जा रही है। हम टाइटल पढ़ रहे हैं, इतने में पूरी बुक्स जल जा रही है। ये कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पीसीज का लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स की। अब देखो जरा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो यहां पर मैंने क्या बनाया, ये मान लो मैंने अर्थ बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, ये अर्थ बना दिया। इस अर्थ में मैंने क्या बना दिया, यहां पर ये मैंने इक्वेटर बना दिया। क्या बना दिया, यहां पर मैंने इक्वेटर बना दिया। ये आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, वही 23.5। क्लियर है। ये यहां पर मैंने और बना दिया 66.5। इस तरीके से बनाते कि नहीं बनाते, यहां पर क्या हो जाएगा, 0। इतना तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब आप मुझे बताना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे प्लांट का नंबर क्या होता जाएगा, कम। क्यों भाई, ऊपर सनलाइट कम पहुंचेगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो बायोडाइवर्सिटी भी कम होती जाएगी। तो यहां पर आप मुझे बताना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बताओ जरा, जैसे जैसे हम यहां से इस तरफ जाएंगे, बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। यहां पर हम क्या बोलेंगे, मान लो एक पर्सन है, वो यहां से इस तरफ जा रहा है। जब वो यहां से जा रहा है तो आप मुझे बताओ बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गया, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब आप ऐसे समझना, मान लो आप सीएनजी याद रख सकते हो, मैं बोल देता हूं CNG। ध्यान से समझना, CNG। अब ये CNG क्या है, इसको समझो। C फॉर कोलंबिया, N फॉर न्यूयॉर्क और G फॉर ग्रीनलैंड। G फॉर हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीनलैंड। तो अब आप मुझे बताना जरा, जैसे जैसे हम मूव करेंगे, आप मुझे बताओ CNG की तरफ जाएंगे, CNG की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज का नंबर, कोई भी बर्ड हम मान ले, प्लांट स्पीसीज मान ले, उसका नंबर कम होता जाएगा। ये देखो जरा, इज नॉट यूनिफॉर्म और थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो आर रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मेनी ग्रुप्स और एनिमल्स और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूड ग्रेडियंट इन द डाइवर्सिटी। सबसे बढ़िया इसमें कौन सा हो जाएगा, लैटिट्यूड ग्रेडियंट। क्यों, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां पर आप मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, सनलाइट कम, प्रोडक्टिविटी कम। क्लियर हो गया। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन भी है, ट्रॉपिक्स, लैटिट्यूड रेंज कहां से हो जाता है, 23 ऊपर 23 नीचे। हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। क्लियर हो गया। अब इसके एग्जांपल भी दिए हो, ये मैंने आपको CNG बता दिया, ये मैंने आपको क्या बता दिया, CNG बता दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी क्यों कम हो रही है, सनलाइट कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो यहां पर मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप मुझे बताना जरा, जैसे जैसे हम जा रहे हैं सनलाइट क्या होगी, कम। बताओ सनलाइट क्या होगी, डिक्रीज। और जब सनलाइट डिक्रीज होगी तो आप मुझे बताना जरा, इसकी वजह से क्या कम होगी, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बायोडाइवर्सिटी के। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अरे आप मुझे बताओ, आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करोगे जहां खाने पीने के लिए कुछ मिलता है या जहां कुछ नहीं मिलता, तो बायोडाइवर्सिटी भी आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं कई बार, समझ में आ गया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मूव करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं CNG के, कोलंबिया, न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड। क्लियर है। अब आगे आ जाओ। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज 1400 स्पीसीज, उसके बाद 105 स्पीसीज, उसके बाद 56 स्पीसीज,
ये देखो जरा, और मैं इसको एक बार और बना दूं, चलो इसको एक बार और बना देता हूं, जरा ध्यान से समझना और अच्छे से आप इसको ऐसे समझो, और अच्छे से बना देता हूं, ध्यान से देखो। ये बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आप मुझे बताना, सबसे पहले मैं क्या बना देता हूं यहां पर, ये ट्रॉपिकल एरिया बना देता हूं। ये कौन सा एरिया मैंने बना दिया, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया 23.5, या फिर हम हाफ बोल सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा 23.5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप मुझे बताओ यहां पर मैं क्या बना दूंगा, दिस इज 66.5। क्लियर है, और ऊपर चले जाओ, ये पोलर रीजन आ जाएगा, यहां पर भी मैं बना दूं 66.5। बोल दूंगा कि नहीं बोल दूंगा, तो आप मुझे बता, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया। ये कौन सा एरिया हो जाएगा, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया। समझ में आ गया, दिस एरिया इज ट्रॉपिकल एरिया। ये एरिया कौन सा है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, ये वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया हो जाएगा, दिस इज द टेम्परेट एरिया। ये कौन सा एरिया हो जाएगा, दिस इज द टेम्परेट एरिया। क्लियर हो गया, ये कौन सा एरिया, टेम्परेट एरिया। और लास्ट में मुझे बताओ जरा, दिस इज द पोलर एरिया। दिस इज द पोलर एरिया। ये कौन सा एरिया हो जाएगा, दिस इज द पोलर एरिया। तो अब आप मुझे बताना, जब हम यहां से इस तरफ मूव करेंगे, ध्यान से समझना जरा, जब हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो आप मुझे बताना जरा, सनलाइट क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सनलाइट आप मुझे बताओ क्या होगी, डिक्रीज। जब सनलाइट डिक्रीज होगी तो आप मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो आप मुझे बताओ, इसी पे तो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड है, तो क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, आप मुझे बताना जरा, डिक्रीज हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इस पेज को हटाते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और इसको करते हैं क्लीन, ठीक है, इसको कर देते हैं, बाकी सारी चीजों को कर देते हैं क्लीन। ये सब आप पढ़ चुके हो। तो देखो जरा, आप जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, स्पीसीज का नंबर कम होता जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल देखो, इसका बिल्कुल बढ़िया से आप एग्जाम्पल देख लेना। मान लो यहां पर ये मैं कौन सा रीजन बना दे रहा हूं, दिस इज द ट्रॉपिकल एरिया। ग्रीन से इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा हरा भरा एरिया होता है। समझ में आ गया। इसके बाद ये इसको ऐसा बना देता हूं क्योंकि कम होता जाता है, ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर हो, लास्ट में ये हो गया। तो अब आप देखना, मैंने आपको बोला ना याद रखने का कितना सिंपल सा तरीका। यहां मैं बना देता हूं सी, यहां बना देता हूं एन, और यहां बना देता हूं जी। बन जाएगा सीएनजी, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सीएनजी। अब आप मुझे बताना, ये जो सी है, ये जो सी है, बताओ जरा जल्दी से, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कोलंबिया। कोलंबिया। आप मुझे बताओ जरा, एन से क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्लियर हो गया। तो न्यूयॉर्क इज द टेम्परेट कंट्री। और जी से आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, जी फॉर ग्रीनलैंड। बताओ जरा, जी से क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। तो जब हम ऐसे जाएंगे तो स्पीसीज का नंबर डिक्रीज होगा ना, कि नहीं होगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं बर्ड। यहां पर देखो जरा, बर्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड स्पीसीज की। तो कितनी प्रेजेंट है आप देखो जरा, 1400 बर्ड स्पीसीज, 1400 बर्ड स्पीसीज। जब हम यहां पर जाएंगे आप देखो जरा, ग्रेजुअली उसका नंबर कितना हो जाएगा, 105 बर्ड स्पीसीज। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मुझे बताओ जरा, 105 बर्ड स्पीसीज। और आप यहां पर चले जाओगे तो यहां पर और कम हो जाएगा, 56 बर्ड स्पीसीज। कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, 56 बर्ड स्पीसीज। ये याद कर लेना, एटलीस्ट सीएनजी तो याद रखना, सीएनजी। सीएनजी याद करोगे तो यहां से यहां तक जाओगे तो क्या हो रहा है यहां पर, आप मुझे बताना जरा, कम होता जा रहा है। अब आ जाओ कोलंबिया, ये सब मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कौन से उस पर प्रेजेंट है, न्यूयॉर्क प्रेजेंट, न्यूयॉर्क एट 41 एंड हैज 105 स्पीसीज एंड ग्रीनलैंड एट 71। सब आपको मैंने बता दिया। 41 का मतलब कहां पर आएगा, टेम्परेट पर, और 71 का मतलब कहां पर आ जाएगा, ये उसके भी नीचे पोलर रीजन में आ जाएगा। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन अ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। मिल गया आपको रीजन, समझ में आ गया। इंडिया का मैक्सिमम जो रीजन है वो कहां पर है, इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड। इस बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है इंडिया से रिलेटेड, समझ में आ गया। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड। इंडिया में 1200 स्पीसीज हैं, किसकी, बर्ड की। समझ में आ गया। देखो 1400 से थोड़ी कम है क्योंकि मैक्सिमम एरिया पूरा नहीं, पूरा होता तो 1400 हो जाती, बट थोड़ा टेम्परेट में भी प्रेजेंट है।
क्लियर हो गया। 12 स्पीसीज ऑफ बर्ड। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर has up to 10 times as many species of vascular plant as the forest of equal area in temperate region like midwest of the USA। इक्वाडोर आप मुझे बताओ कहां पे प्रेजेंट है। चलो इसको मैं बना के बता देता हूं। जैसे आप देखना, ये मान लो मैंने बना दिया, अगेन मैं अर्थ बना देता हूं। क्या बना देता हूं? ये अर्थ बना दिया। अर्थ में बीच में क्या बना देता हूं? इक्वेटर बना देता हूं। क्या बना देता हूं? ये मैंने इक्वेटर बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? यहां पर इक्वेटर बना दिया। अब इसके बाद में क्या बना दूं? मैं वही ट्रॉपिकल रीजन बना दूं। कौन सा रीजन बना दूं? ट्रॉपिकल रीजन बना दूं। ये मैंने बोल दिया 23.5। क्लियर है? यहां पर आप मुझे बताओ मैं कौन सा रीजन बना दूं? दिस इज 66.5। तो यदि मैं 41 बोल रहा हूं तो यहां प्रेजेंट है, 71 बोल रहा हूं तो यहां प्रेजेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मैंने अगेन बना दिया 23.5। यहां पर मैंने क्या बोल दिया? 66.5। समझ में आ गया? ज्यादा डेटा में नहीं उलझना, इस कॉन्सेप्ट पे जाना है। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा आपको डेटा पे नहीं जाना है। अब मान लो एक कंट्री में बना रहा हूं, वो कंट्री मान लो इस तरीके से मैंने बना दी। ये मान लो इतना ही एरिया है। चलो हम एरिया बना लेते हैं। उसी एरिया को हम क्या करेंगे? ऐसे कॉपी करेंगे। मान लो इतना एरिया किसका है? इक्वाडोर का है। किसका एरिया है? इक्वाडोर का एरिया है। समझ में आ गया? ये इक्वाडोर का एरिया मैंने यहां पर बना दिया। समझ में आ गया? अब इतना ही एरिया मैं यहां पर बना दे रहा हूं। किसका? मान लो यूएसए का है। कहीं पर भी बना लो इस तरीके से समझने के लिए। ये मैंने बना दिया इतना यूएसए का है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज द इक्वाडोर। ये क्या है? दिस इज इक्वाडोर। और ये क्या है? आप मुझे बताओ, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ज्यादा नहीं रटना है। इसके कंपेयर में आप मुझे बताओ इक्वाडोर में क्या होगी? बहुत ज्यादा स्पीसीज होगी। सिंपल सी बात है, इसमें 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट ज्यादा है। हैज 10 टाइम्स मोर नंबर ऑफ वेस्कुलर प्लांट देन सेम एरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। अरे सिंपल सी बात है, रीजन क्योंकि इक्वेटर रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल में प्रेजेंट है, टेम्परेट में प्रेजेंट है, बन जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। The largely tropical Amazonian rainforest in the South America has the greatest biodiversity in the earth। इस अर्थ पर सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी किसकी है? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की। इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, जो है, जो शॉपिंग है ना अमेजोन से आप करते हो, क्यों उसका नाम अमेजोन रखा गया है? कभी सोचा क्यों उसका नाम अमेजोन रखा हुआ है? अमेजोन उसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसमें सब कुछ मिलता है, दुनिया की सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इस बेस पे उसने अमेजोन का नाम रखा कि इस प्लेटफॉर्म पे भी सारी चीजें मिलेंगी। छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज जो है वो सारी चीजें इस पे मिल सकती है। क्लियर हो गया? इसीलिए उसका नाम अमेजोन रखा है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द प्लैनेट। इस प्लैनेट पे। तो आप मुझे बताना जरा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इससे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहीं पर भी नहीं है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। पूरा क्लियर हो गया? इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 1300 बर्ड, 4 to 7 mammals, 4 to 7 amphibians, 378 reptiles and more than 125,000 इनवर्टिब्रेट्स। आपको मालूम है सबसे ज्यादा नंबर इनवर्टिब्रेट्स का होता है। कोई भी स्पीसीज आप ले लो, किसका नंबर सबसे ज्यादा होगा? इनवर्टिब्रेट्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 40,000 प्लांट है, 3,000 फिशेस हैं, 1300 बर्ड्स हैं। देखो जरा नंबर कम होता जा रहा है। फिशेस के बाद बताओ जरा, फिशेस के बाद बर्ड्स, एम्फीबियंस और मैमल्स, दोनों का नंबर कितना है? ऑलमोस्ट बराबर है। क्लियर हो गया? 378 क्या है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का नंबर सबसे कम है। क्यों? मार दिए जाते हैं बेचारे। समझ में आ गया? हत्या कर दी जाती है इनकी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आया? तो यहां पर हम इस तरीके से बना सकते हैं ना। बताओ, प्लांट स्पीसीज इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। जरा याद करने की कोशिश करो, फिर हम देखते हैं। बताओ जरा, हमने कितना बोला था? 30,000 से 40,000 के अराउंड में हम बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा मुझे बताओ? प्लांट स्पीसीज। उसके बाद आप मुझे बताना जरा, और हमने क्या देखा था? 3,000 हमने क्या देखा? फिशेस। 1300 हमने क्या देखा? बर्ड। 1300 हमने क्या देखा? बर्ड। 427 के अराउंड हमने क्या देखा? मैमल्स एंड एम्फीबियंस। और सबसे कम 300 का नंबर किसका है? रेप्टाइल्स का है कि नहीं है? देखो जरा चेक करते हैं। यही है। ये देखो जरा, 40,000 प्लांट, 3,000 फिशेस, 3,000 फिशेस, 1300 बर्ड्स। समझ में आ गया? 4 to 7 मैमल्स और 378 क्या हो जाएंगे? रेप्टाइल्स। तो क्लियर हो गया? तो यहां पर इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। बताओ, प्लांट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज
बताओ इसके बाद किसका नंबर आएगा? फिशेस। फिशेस के बाद किसका नंबर आएगा? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। बर्ड्स। बर्ड्स के बाद आप मुझे बताओ जरा किसका नंबर आएगा? मैमल्स इक्वल टू एम्फीबियंस। उसके बाद किसका नंबर आएगा? रेप्टाइल्स का। किसका नंबर आएगा? रेप्टाइल्स का। सबसे कम रेप्टाइल्स हैं। आप देखो जरा इनका नंबर कितना है? अप्रोक्सीमेटली 40,000। आपको रटना नहीं है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मुझे याद हो चुका है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसका नंबर कितना हो जाएगा? 1300। बर्ड्स का नंबर आप मुझे बताओ कितना प्रेजेंट है? बताओ जरा। सॉरी, फिशेस का नंबर कितना है? 3000। देखो मुझसे भी फिर भी गड़बड़ी हो गई, तो आप कैसे याद कर सकते हो? रटने की कोशिश मत करना। 1300। फिर आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? 427। और ये कितना हो जाएगा? 378 हो जाएगा। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूं, तो आप कैसे याद कर सकते हो? बस आपको ये पता होना चाहिए, बस एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन कहां से आते हैं? कॉन्सेप्ट से आते हैं। ये देखो बना के भी मैंने आपको दे दिया। इनवर्टिब्रेट्स मोर देन बन जाएगा सभी को। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये सीक्वेंस आप कॉपी में नोट कर लेना। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो जरा जल्दी से। रेप्टाइल्स का नंबर सबसे कम है क्योंकि हंटिंग की वजह से। What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला आप मुझे बताना, जो ट्रॉपिकल एरिया है वो हजारों सालों से अनडिस्टर्ब है। आप मुझे बताओ, आप डिस्टर्ब होकर पढ़ाई करते हो जब आउटपुट ज्यादा आता है, या अनडिस्टर्ब? अनडिस्टर्ब। तो ये वाला जो एरिया है इसमें कोई ग्लेशिएशन, कोई मूवमेंट, कोई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कई हजार सालों में नहीं हुआ है ट्रॉपिकल एरिया में। तो इसकी वजह से वो अपनी जगह पे, पहला तो अपनी फिक्स जगह पर है। समझ में आ गया? दूसरा, तो इससे क्या होगा? नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन। और स्पीसीज रातों रात नहीं बन जाती, इट विल टेक टाइम। तो स्पेशिएशन रिक्वायर्ड टाइम, तो इसमें टाइम लगेगा। समझ में आ गया? और ये अनडिस्टर्ब है हजारों साल से। लेकिन टेम्परेट एरिया, वहां पर बार बार ग्लेशिएशन हो रहा है, कभी टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, कभी बिल्कुल अलग हो जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट। तो इन सारी वजह से वहां पे स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती। बट ऐसा ट्रॉपिकल एरिया में नहीं होता। आप देखो जरा, ट्रॉपिकल एरिया जैसे मान लो, सिंपल मान लो गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में आप जाओगे टेम्परेचर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मिलेगा। समझ में आ गया? कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म। तो मोर प्रिडिक्टेबल होता है। हमारी कंट्री में आप देखो प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है। इससे इस मंथ में ये आएगा, हम बोलते हैं ना भाई, भाई इस मंथ में ये आएगा। जैसे हम बोल देते हैं कि अक्टूबर से फरवरी तक ठंड पड़ेगी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? नवंबर से अप्रोक्सीमेटली फरवरी तक ठंड पड़ेगी, मार्च से लेके जून जुलाई तक गर्मी पड़ेगी, उसके बाद रेनी सीजन आ जाएगा। तो प्रिडिक्टेबल है ना। ऐसा ट्रॉपिक्स में, इसीलिए टेम्परेट में ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या रीजन हो जाएगा? स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। यहां पर बार बार ग्लेशिएशन हुआ है। क्या हुआ है? यहां पर बार बार ग्लेशिएशन हुआ है इन द पास्ट। ट्रॉपिकल लैट्यूड हैड रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। ये कैसे है? अनडिस्टर्ब है, तो इसीलिए यहां पर स्पीसीज का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में अनडिस्टर्ब्ड है। तो ये पहला रीजन हो जाएगा, अनडिस्टर्ब्ड है। दूसरा, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल एंड मोर प्रिडिक्टेबल। लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन। निके का मतलब तो आप जानते हो ना, रोल इन द कम्युनिटी, रिसोर्स यूटिलाइज कितना कर पाते हैं और कितना एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब वो एक जगह पे फिक्स रहेंगे। समझ में आ गया? बार बार चेंज करोगे, जैसे आप बार बार चेंज करते हो, ये बुक पढ़ ली, ये बुक पढ़ ली, ये टीचर चेंज कर दिया, वो टीचर चेंज कर लिया, उस इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, इससे पढ़ लिया, कबाड़ा कर लेते हो। समझ में आ गया? ऐसा नहीं करना है। जिसको पकड़ा हुआ है बस उसको पकड़ के आखिरी तक चलते चलो। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन। किसको प्रमोट करते हैं? निके स्पेशलाइजेशन को। एंड लीड टू द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड देयर इज मोर सोलर एनर्जी। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी ज्यादा है। यहां पर मोर कांस्टेंट प्रिडिक्टेबल है, मोर सोलर एनर्जी, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मोर सोलर एनर्जी है तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी भी क्या ज्यादा हो जाएगी, विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो 3 पॉइंट हमने देखा, लेस सीजनल है, मोर प्रिडिक्टेबल है, और आप मुझे बताओ अनडिस्टर्ब्ड है, कई टाइम से अनडिस्टर्ब है, लेस सीजनल है, मोर प्रिडिक्टेबल है, मोर सोलर एनर्जी है। तो यहां पर हम रीजन लिख लें, बताओ जरा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? रीजन वाई। किस चीज का रीजन? वाई बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी is rich in tropics, is rich in tropics
फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, बताओ जरा। अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट है। दूसरा आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, लेस सीजनल, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, लेस सीजनल। समझ में आ गया, लेस सीजनेबल एंड मोर प्रिडिक्टेबल, मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आप मुझे बताओ, मोर सोलर एनर्जी, मोर सोलर एनर्जी। इससे क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, मोर प्रोडक्टिविटी। और मोर प्रोडक्टिविटी की वजह से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, मोर बायोडाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा, मोर बायोडाइवर्सिटी। तो सभी को अच्छे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया, किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना बहुत है, क्लियर है, इतना मोर देन इनफ है। अच्छे से करना, बढ़िया से आपसे सब बन जाएगा। क्लियर हो गया, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय, ठीक है।